हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th चैप्टर नंबर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो हम सबसे पहले देखते हैं लाइट होती क्या है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल अस टू सी दी ऑब्जेक्ट। लाइट क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमें क्या हेल्प करती है? ऑब्जेक्ट को देखने में हेल्प करती है। In this chapter, we will study the phenomena of reflection and refraction using the property of light. हम क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में? हम पढ़ेंगे फेनोमेना किस चीज का? रिफ्लेक्शन का एंड रिफ्रैक्शन का। इनको हम आगे देखेंगे होता क्या है। दैट इज लाइट स्ट्रेट लाइन प्रोपोगेशन। लाइट क्या? स्ट्रेट लाइन प्रोपोगेशन पढ़ेंगे। लाइट वेव ट्रेवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। लाइट क्या है? लाइट का क्या होता है? ड्यूअल नेचर होता है। अभी हम जब क्लास 12th में जाएंगे तो हम वहां पे देखेंगे ड्यूअल नेचर चीजों का। तो लाइट का क्या होता है? ड्यूअल नेचर होता है, यानी कि वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे? लाइट को एक वेव जो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है ऐसा देखेंगे। अब हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। When the light is allowed to fall on highly polished surface such as mirror, most of light gets reflected. जब क्या होता है? जब लाइट किसी हाईली पॉलिश्ड सरफेस पे पड़ती है तो वहां पे से क्या हो जाती है? रिफ्लेक्ट हो जाती है। जैसे यहाँ पे इसने डायग्राम में दिया है, यहाँ पे एक लाइट एक पॉलिश सरफेस पे पड़ी और क्या हो गई? रिफ्लेक्ट हो गई। तो अब हमारे पास फिर आता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। सबसे पहला क्या है? द एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल होता है वो होता है हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल होता है तो हमारे पास होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हमारे पास ये दोनों एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो ये दोनों एंगल हमारे पास क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। फिर सेकंड है हमारे पास, सेकंड जो लॉ है, ये दोनों इंपॉर्टेंट लॉ है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू दी रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट लाइट लाइज इन दी सेम प्लेन। यानी कि क्या? जो इंसिडेंट रे है, जो रिफ्लेक्टेड रे है और जो नॉर्मल है, कहाँ पे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे जो नॉर्मल है वो तीनों क्या होते हैं? एक ही प्लेन में लाई करते हैं। ये हमारे पास जो सेकेंड लॉ है ये कहता है कि जो इंसिडेंट है, रिफ्लेक्टेड है और जो नॉर्मल है वो एक ही पॉइंट पे एक ही प्लेन में लाई करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार मुश्किल होती है इसे लिखने में, लेकिन आप आसानी से समझ जाओगे कि ये क्या है ना, क्या चाह रहा है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये तो था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हम आते हैं इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर की। इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर, प्लेन मिरर कैसी इमेज बनाता है? तो हमारे पास यहाँ पे आप देख रहे हैं बीच में क्या है? एक प्लेन मिरर है, फिर ऑब्जेक्ट रखा है, वहां पे लाइट पड़ी ऑब्जेक्ट पे और उसकी इमेज मिरर के पीछे बन गई। तो इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? सबसे पहली वर्चुअल, इमेजनरी और इरेक्ट। यानी कि क्या? वर्चुअल होती है, वर्चुअल यानी इमेजनरी, एंड इरेक्ट होती है। इरेक्ट क्या होती है? कि जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट होगा खड़ा उसी डायरेक्शन में इमेज भी खड़ी होगी। द इमेज दैट डू नॉट फॉर्म ऑन स्क्रीन। वर्चुअल का मतलब हुआ यानी कि जो जिस इमेज को हम स्क्रीन पे कैप्चर नहीं कर सकते वो इमेज क्या होती है? वर्चुअल इमेज होती है। सेकंड है लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड मतलब द लेफ्ट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट अपीयर ऑन द राइट साइड ऑफ इमेज। यानी जो हमारे लेफ्ट में होगा वो इमेज में कहाँ आएगा? वो आएगा राइट में, और जो राइट में होगा वो कहाँ आएगा? वो आएगा लेफ्ट में। एंड थर्ड द साइज ऑफ इमेज इक्वल्स टू दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी कि जितना ऑब्जेक्ट का साइज होगा उतना ही साइज किसका होगा? इमेज का भी उतना ही साइज होगा। तो ये थे प्रॉपर्टीज हमारे पास। और चौथी प्रॉपर्टी आती है द इमेज फॉर्म्ड इज एज फार फ्रॉम बिहाइंड द मिरर एज ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। यानी कि जितना दूर ऑब्जेक्ट होगा इमेज से, मिरर से, उतना ही दूर इमेज होगी कहाँ से? मिरर से। तो जैसे अगर ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर खड़ा है पीछे मिरर के तो इमेज क्या बनेगी? 10 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर बनेगी। तो ये हमारे पास चौथी प्रॉपर्टी होती है। फिर आता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर्स। अब हमारे पास मिरर क्या आ गए? स्फेरिकल मिरर्स आ गए। मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर कर्व्ड इनवर्ड और आउटवर्ड स्फेरिकली आर कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। यानी कि जिन मिरर का क्या होगा? सरफेस कर्व्ड इनवर्ड या आउटवर्ड होगा, वो मिरर कैसे मिरर होंगे? स्फेरिकल मिरर होंगे। एग्जांपल स्पून। स्पून कैसा मिरर है? स्फेरिकल मिरर है।
द कर्व्ड सरफेस ऑफ शाइनिंग स्पून कैन बी कंसिडर्ड एज कर्व्ड मिरर इफ इट इज कर्व्ड इनवर्ड, यानी कि अगर कर्व किस तरफ है, अंदर की तरफ है, तो कैसा मिरर होगा, कॉनकेव मिरर होगा। अगर कर्व आउटवर्ड की तरफ है तो मिरर कैसे होगा, कॉन्वेक्स मिरर होगा। जैसे यहाँ पे है कॉनकेव मिरर, देखिए आप, इसका कर्वेचर कैसा है, इनवर्ड है, मतलब कर्व्ड किस तरफ है, अंदर की तरफ कर्व्ड है। और कॉन्वेक्स में देखिए कर्व्ड कहाँ है, बाहर की तरफ कर्व्ड है। तो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर हमारे पास ऐसे होते हैं। और जो कॉनकेव मिरर होता है वो कैसा मिरर होता है, वो होता है कन्वर्जिंग मिरर, यानी कि जो लाइट आएगी उसको क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। और कॉन्वेक्स मिरर क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। अब हमारे पास कुछ टर्म्स आती हैं स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड। पहला, जो ये लाइन है, जो पीसी जो आप लाइन देख रहे हो, इस पूरी लाइन को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। एंड जो पी से सी तक की डिस्टेंस है उसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। एंड जो पी से एफ तक की डिस्टेंस है इसको कहते हैं फोकल लेंथ। और ये किस में है, ये कॉनकेव मिरर में है। अब हमारे पास आता है कॉन्वेक्स मिरर, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कॉन्वेक्स मिरर में जो पी वाली लाइन है इसको क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। अब पी से और सी तक की जो डिस्टेंस है उसे क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। एंड पी से और एफ तक की डिस्टेंस को कहते हैं फोकल लेंथ। ये किस में था, कॉन्वेक्स मिरर में। कॉनकेव का उल्टा किस में हो रहा है, कॉन्वेक्स मिरर में हो रहा है। फिर हम आते हैं इनकी डेफिनेशंस पे। पहला है प्रिंसिपल एक्सिस होती क्या है, लाइन ज्वाइनिंग द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर। जो लाइन क्या करें, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करे। पोल कौन सा था, पोल हमने देखा था जो मिरर पे जो पी पॉइंट है इसको हम पोल कह रहे हैं। और सेंटर ऑफ कर्वेचर कौन सा पॉइंट है, जो सी पॉइंट है। तो इन दोनों पॉइंट को जो लाइन मिलाएगी उसे हम क्या कह रहे हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। फिर है पोल। पोल क्या हुआ, द ज्योमेट्रिकल सेंट्रल पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग स्फेरिकल सरफेस, यानी कि जो ज्योमेट्रिकल सेंटर पॉइंट है, यानी कि वहां से अगर हम स्फेरिकल मिरर को डिवाइड करेंगे तो इक्वल पार्ट में क्या होगा, वो डिवाइड होगा। तो ऐसे पॉइंट को हम क्या कह रहे हैं, पोल कह रहे हैं। एपरेचर क्या हुआ, द विड्थ ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी कि जो विड्थ होगी उसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस की, उसको क्या कहते हैं, एपरेचर कहते हैं। फिर आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या हुआ, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर फ्रॉम अ पार्ट ऑफ स्फीयर, इट हैज अ सेंटर व्हिच इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर डिनोटेड बाय सी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि जो स्फेरिकल हमारे पास मिरर है वो कभी ना कभी किसी सर्कल का पार्ट रहा होगा या स्फीयर का पार्ट रहा होगा। तो जो उसका सेंटर है, जो उस स्फीयर का सेंटर था होगा, उसी को हम इधर क्या कह रहे हैं, इस स्फेरिकल मिरर में कह रहे हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये इसमें डिफाइन किया गया है सेंटर ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन। फिर है हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, द सेपरेशन बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर दैट इज पीसी इक्वल्स टू आर, यानी कि जो डिस्टेंस थी हमारे पास पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, उसी को क्या कह रहे हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर कह रहे हैं। फिर आता है फोकस पॉइंट, द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल पैरेलल रेज मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन डिनोटेड बाय एफ। फोकस पॉइंट क्या हुआ, एक ऐसा पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पे जहां पे सारी रेज जो पैरेलल आ रही हैं मिरर के, वो रिफ्लेक्ट होके कहां पे आ जाती हैं, फोकस पे इकट्ठा हो जाती हैं। उस पॉइंट को क्या कहते हैं, फोकस पॉइंट कहते हैं। जैसे आप पेपर जलाते हो कभी, तो वो तो लेंस होता है खैर, लेकिन उसमें भी हम क्या करते हैं, फोकस पे लाइट को डालते हैं ताकि वो कन्वर्ज हो जाए, वहां पे वो इकट्ठा हो जाएगी तो एक साथ तो पेपर जल जाता है। तो उसी पॉइंट को हम कहते हैं फोकस पॉइंट। सेवंथ है फोकल लेंथ, द लेंथ बिटवीन पोल एंड फोकस पॉइंट इज कॉल्ड फोकल लेंथ। जो डिस्टेंस किसके बीच में है, पोल और फोकस पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है उसको क्या कह रहे हैं, फोकल लेंथ कह रहे हैं। रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलेशनशिप बिटवीन किसका, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर का। तो फोकल लेंथ क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ के बराबर होती है, यानी कि f इक्वल्स टू r बाई 2 या r इक्वल्स टू 2f भी हम कह सकते हैं। तो ये थी कुछ टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। अब है इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। इससे पहले कि हम इमेज फॉर्मेशन देखें, कुछ साइन कन्वेंशन और कुछ यहाँ पे टिप्स दी गई हैं। पहला है लाइट विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑलवेज पास थ्रू फोकस। तो हमने कहा जो भी लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी वो किससे पास होगी, फोकस से पास होगी। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं लाइट पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, फिर कहाँ से गई, फोकस से गई। एंड फिर हमारे पास है ये वाइस वर्सा, मतलब अगर कोई लाइट
प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, सॉरी जो कोई लाइट अगर फोकस से जा रही है तो किसके पैरेलल जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। तो यहाँ पे ये कहना चाह रहा था। बी है अ रे ऑफ लाइट विच पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट इज आल्सो नोन एज नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और स्फेरिकल मिरर विल रिट्रेस देयर पाथ आफ्टर रिफ्लेक्शन। यानी कि जो लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पड़ेगी वो कैसे जाएगी, रिट्रेस हो जाएगी, यानी उसी पाथ से वापस चले जाएगी मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद। तो यहाँ पे डायग्राम भी दिया गया है, इसका भी चाहे आप तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सी है अ रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन पोल गेट रिफ्लेक्टेड एट सेम एंगल ऑन द अदर साइड ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस। यानी कि अगर कोई रे ऑफ लाइट कहाँ पे पड़ रही है, पोल पे पड़ रही है, तो सेम एंगल से क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, इक्वल होगा। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर यहाँ पे नोट बना के इन्होंने कुछ लिखा है, अ रे ऑफ लाइट passes through center of curvature reflecting surface is always act as a normal to the point of incidence. We know normal we can draw angle of incidence and angle of reflection. यानी कि ये क्या कहना चाह रहा है, जो लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी वो क्या काम करेगी, नॉर्मल का काम करेगी, किसके बीच में, रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट लाइट और रिफ्लेक्टेड लाइट के बीच में। तो यहाँ पे दिया गया है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे आ गए इमेज फॉर्मेशन। पहला केस कॉनकेव मिरर का, जब इमेज कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे है, तो इमेज कहाँ पे बनेगी, इमेज बनेगी फोकस पे। इमेज का नेचर कैसे होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। यहाँ पे डायग्राम भी, रे डायग्राम भी दिया गया है। जब लाइट इन्फिनिटी से कैसे आती है, लाइट इन्फिनिटी से आती है पैरेलल रेज की फॉर्म में, और जब पैरेलल आएंगी प्रिंसिपल एक्सिस के कहाँ पे इकट्ठा हो जाएंगी, फोकस पे। तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे, और इमेज का नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड, और साइज कैसे होगा, हाईली डिमिनाइज्ड, यानी बहुत ही छोटी इमेज बनेगी। फिर हमारे पास सेकंड केस है ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, यानी ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है हमने, सी से पीछे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे रखा है। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे रखा तो यहाँ पे इमेज कहाँ पे बनेगी, बिटवीन एफ एंड सी, यानी फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगी। और नेचर कैसे होगा इमेज का, रियल एंड इन्वर्टेड नेचर होगा। यहाँ पे रेड डायग्राम भी दिया गया है। तो आप देख सकते हैं ए बी जो ऑब्जेक्ट है उसमें हमने लाइट कहाँ इंसिडेंट कराई, एक लाइट कराई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और दूसरी लाइट डाली पोल पे। तो वहां फिर रेज कहाँ पे मीट हुई, रेज मीट हुई सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, और ए डैश बी डैश हमारे पास क्या आया, इमेज की साइज आया। और साइज कैसे होगा इमेज का, स्मॉल होगा साइज। फिर हमारे पास आता है थर्ड केस क्या है, जब हमने ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखा, तो इमेज कहाँ पे बनेगी, इमेज भी बनेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। और नेचर कैसे होगा इमेज का, रियल एंड इन्वर्टेड। एंड साइज क्या होगा इमेज का, सेम साइज एज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी जितना साइज ऑब्जेक्ट का था उतना ही साइज इमेज का भी होगा। इसका भी आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर है फोर्थ, जब हमने कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा, तो हमारे पास इमेज कहाँ पे बनी, सी के पीछे। जैसे जैसे हम आगे आ रहे हैं, ऑब्जेक्ट आगे रख रहे हैं, तो इमेज क्या जा रही है, पीछे पीछे जा रही है। और नेचर कैसे होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, और साइज होगा इनलार्ज। अभी अब साइज क्या हो गया, ऑब्जेक्ट से बड़ा हो गया। फिर है हमारे पास ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा, फोकस पे रखा, तो इमेज कहाँ बनी, इमेज बनी एट इन्फिनिटी। एंड नेचर कैसे हुआ, रियल एंड इन्वर्टेड। एंड साइज कैसे हुआ, हाईली एंड लार्ज साइज हुआ, यानी बहुत बड़ा साइज हुआ। अब हमारे पास आता है सिक्स्थ केस क्या है, बिटवीन एफ एंड पी, यानी फोकस एंड पोल के बीच में हमने रखा, और पोजीशन क्या थी इमेज की, बिहाइंड द मिरर के पीछे बनेगी। साइज होगा एनलार्ज, और नेचर होगा, यहाँ पे नेचर चेंज हो गया। अब नेचर क्या आ गया, वर्चुअल एंड इरेक्ट, यानी कि इस इमेज को हम स्क्रीन पे कैप्चर नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास कॉनकेव मिरर के सारे केसेस हैं। यहाँ पे आपने देखा बाकी पांचों केस में नेचर कैसा था, रियल एंड इन्वर्टेड था। एंड लास्ट केस में क्या हुआ, नेचर हुआ वर्चुअल एंड इरेक्ट। बाकी सब में रियल एंड इन्वर्टेड बनी, लास्ट वाले में बनी वर्चुअल एंड इरेक्ट। और साइज कैसा था, जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को अब आगे ला रहे थे, इमेज पीछे खिसक रही थी और साइज भी बड़ा होता जा रहा था। तो ये थे कॉनकेव मिरर के केसेस। अब हम आते हैं कॉन्वेक्स मिरर पे। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हमने, ऑब्जेक्ट रखा
इन्फिनिटी पे, तो साइज कहाँ पे, पोजीशन इमेज की क्या हुई, फोकस पे बनी, और साइज क्या हुआ इमेज का, हाईली डिमिनाइज्ड। यानी कि जब भी हम इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इमेज का साइज क्या होगा, इमेज का साइज होगा बहुत छोटा। एंड नेचर कैसे होगा इमेज का, नेचर होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। फिर आता है हमारे पास, इसमें केवल दो ही केस आते हैं कॉन्वेक्स मिरर के उसमें, और दूसरा जो केस है एनीवेयर बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल, यानी कि पोल और इंफिनिटी के बीच में हमने रखा, तो पोजीशन कहाँ पे बनी, पोल और फोकस के बीच में इमेज बनी, और साइज कैसा था, वेरी स्मॉल, और नेचर था वर्चुअल एंड इरेक्ट। यानी कि जो हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर है वो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज नहीं बनाता है, दोनों केस में क्या थी, वर्चुअल एंड इरेक्ट थी। तो ये थे हमारे पास इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर। अब यूजेस देखते हैं, यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर कहाँ कहाँ यूज होता है, पहला यूज इन टॉर्च, सर्च लाइट एंड हेडलाइट ऑफ व्हीकल्स, यानी कि गाड़ियों की हेडलाइट में यूज होता है, टॉर्च में यूज होता है, इन सब में हम कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। सेकंड है यूज टू सी लार्ज इमेज ऑफ फेसेस एज सेविंग मिरर। जो हमारे पास सेविंग मिरर होते हैं उसमें क्या करते हैं हम, कॉनकेव मिरर यूज करते हैं ताकि हमारे पास लार्ज इमेज बने। थर्ड है यूज बाय डेंटिस्ट टू सी लार्ज इमेज ऑफ टीथ। डेंटिस्ट भी इसका यूज करते हैं ताकि लार्ज इमेज देख सकें टीथ की। चौथा है लार्ज कॉनकेव मिरर यूज टू फोकस सनलाइट इनटू सोलर फर्नेसेस, यानी कि जो सोलर हमारे पास फर्नेसेस होते हैं उनमें हम क्या करते हैं, कॉनकेव मिरर यूज करते हैं ताकि हम लाइट को इकट्ठा कर सकें। तो ये तो थे कॉनकेव मिरर के यूजेस। अब हम आते हैं कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस पे। वो क्या है, यूज्ड एज रेयर व्यू mirror in vehicle because it gives erect image. It also help the driver to give large view, large area. यानी कि ये कहाँ यूज होते हैं, रियर व्यू मिरर में यूज होते हैं। रियर व्यू मिरर होता है जो साइड पे लगे हुए होते हैं कार के या किसी भी गाड़ी के, तो वो क्या देता है, लार्ज इमेज देता है जो पीछे व्हीकल होगा। तो यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर का भी यूज हो गया खत्म। इसके बाद हम आते हैं साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्टिंग रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल सरफेस। ये इंपॉर्टेंट है साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन क्या कहता है, पहला द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड ऑन लेफ्ट साइड ऑफ मिरर, यानी ऑब्जेक्ट को हमेशा कहाँ रखेंगे, लेफ्ट साइड पे रखेंगे मिरर के। दूसरा ऑल डिस्टेंस शुड बी मेजर्ड फ्रॉम पोल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि जो भी डिस्टेंस होगी हम कहाँ से मेजर करेंगे, पोल से मेजर करेंगे। टेक पी एज ओरिजिन डिस्टेंस मेजर्ड, यानी कि जो हमारे पास पोल है उसको हम कैसे लेंगे, पी लेंगे। फिर है राइट ऑफ द ओरिजिन, जो राइट ऑफ ओरिजिन है उसे पॉजिटिव लेंगे और जो लेफ्ट होगा उसको नेगेटिव लेंगे, यानी पोल के राइट को लेंगे पॉजिटिव और पोल के लेफ्ट को लेंगे नेगेटिव। परपेंडिकुलर टू एन अबोव प्रिंसिपल एक्सिस, जो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होगा उसे क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। जो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होगा वो क्या होगा, नेगेटिव। जैसे हमारे पास इमेज बनी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर तो क्या होगी, पॉजिटिव, और नीचे बनी तो नेगेटिव। तो यही है साइन कन्वेंशन, ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करेगा। अब हम आते हैं मिरर फॉर्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होंगे इसी से बन के आएंगे। तो मिरर फॉर्मूला क्या है, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, यानी कि 1/f, f क्या हुआ, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल, फोकल लेंथ हम इसे कहते हैं f को। v क्या हुआ, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल, यानी इमेज डिस्टेंस। u क्या हुआ, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। एंड r है हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, जो f इक्वल्स टू r/2 में दिया गया है। तो r क्या हुआ, r हुआ हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका ले लिया होगा आपने। अब हम आते हैं मैग्निफिकेशन पे। तो मैग्निफिकेशन क्या हुआ, इट इज एक्सप्रेस्ड एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, कि ये रेशियो किस चीज का, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का, यानी हाइट ऑफ इमेज को हम यहाँ पे किससे दिखा रहे हैं, h डैश से, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को दिखा रहे हैं h से। इट इज आल्सो रिलेटेड टू u एंड v, ये कैसे रिलेटेड है u और v से, m इक्वल्स टू -v/u। और इक्वेशन 1 एंड 2 को अगर हम मिक्स करें, क्योंकि दोनों मैग्निफिकेशन है तो दोनों इक्वल होंगे, तो m इक्वल्स टू h डैश अपॉन h इक्वल्स टू -v/u, वेयर h डैश एंड h आर image of object image height from principal axis and h क्या है, object height from principal axis। तो ये हमारे पास मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले, इसका भी
स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर है हमारे पास इफ मैग्नीट्यूड, यानी अगर m क्या हुआ, मैग्निफिकेशन क्या हुआ, 1 से बड़ा हुआ, तो इमेज क्या होगी, मैग्निफाइड। मैग्निफाइड मतलब कि साइज ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। और अगर हुआ m इक्वल्स टू 1, अगर 1 हुआ तो इमेज इज सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी जिस साइज का ऑब्जेक्ट होगा उसी साइज की क्या होगी, इमेज भी होगी। एंड इफ m इज लेस देन 1, अगर m क्या हुआ, लेस देन 1 हुआ, तो इमेज क्या होगा, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से छोटी होगी। तो ले लिया होगा आपने। तो यहां पे इसने साइन कन्वेंशन ही बताया है। इसके बाद हम आते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे, कि लाइट का रिफ्रैक्शन होता क्या है। Refraction of light happens in transparent medium where light travels from one medium to another medium. Refraction takes place. यानी कि जब लाइट क्या होती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। A ray of light bends as it moves from one medium to another. जैसे लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी क्या करेगी, बेंड करेगी। Refraction is due to change in speed of light as it enters from one transparent medium to another. Refraction होता क्यों है, रिफ्रैक्शन इसलिए होता है क्योंकि लाइट की स्पीड क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। चेंज क्यों होगी, चेंज इसलिए होगी क्योंकि वो और जो दूसरा मीडियम है उसके पार्टिकल के साथ कोलाइड करेगी, तो उससे इसकी स्पीड कम या ज्यादा होगी। पहला है स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज एज बीम ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। यानी कि अगर लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है तो लाइट की स्पीड क्या होगी, कम होगी। एंड अगर लाइट क्या जा रही है, डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम में जा रही है तो क्या होगी, लाइट की स्पीड ज्यादा होगी। तो हमारे पास है व्हेन रे ट्रेवल फ्रॉम रेयर टू डेंसर इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल आफ्टर रिफ्रैक्शन। जब लाइट रेयर टू डेंसर जाएगी तो क्या होगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल झुक जाएगी। जैसे यहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हैं, इंसिडेंट लाइट थी, वहां पे पॉइंट पे पड़ी और मीडियम क्या था, ऊपर का रेयर और नीचे का डेंसर, तो क्या हो गया, लाइट बेंड हो गई टुवर्ड्स दी नॉर्मल। और दूसरे वाले में आप देख सकते हैं जब लाइट पड़ी, ऊपर वाला था डेंसर, नीचे वाला था रेयर, तो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल चले गई। तो ये ही दोनों इंपॉर्टेंट केस हैं। अब है सम कॉमनली ऑब्जर्व फेनोमेना ड्यू टू रिफ्रैक्शन, यानी कि कुछ जो फेनोमेना ऑब्जर्व किए जाते हैं रिफ्रैक्शन से। पहला, द स्टोन एट द बॉटम ऑफ वाटर टब अपीयर टू बी रेज्ड, यानी कि जैसे ही हम पानी में अंदर पत्थर रखते हैं तो क्या दिखता है, हमें थोड़ा उठा हुआ दिखता है। वो किस लिए दिखता है, क्योंकि रिफ्रैक्शन से वो हमें ऐसा दिखता है। सेकंड है अ फिश केप्ट इन एक्वेरियम अपीयर टू बी बिगर देन इट्स एक्चुअल साइज, यानी कि जो फिश एक्वेरियम में रखी जाती है उसका वो कैसी दिखाई देती है, उसका साइज बड़ा दिखाई देता है। वो भी किससे दिखता है, रिफ्रैक्शन से दिखता है। थर्ड है अ पेंसिल पार्शियली इमर्ज्ड इन वाटर अपीयर टू बी डिस्प्लेस्ड एट इंटरफेरेंस ऑफ एयर एंड वाटर, यानी कि क्या दिखती है, हमें डिस्प्लेस दिखती है अपनी जगह से। वो क्यों दिखती है, वो भी रिफ्रैक्शन के कारण दिखती है। अब हम आते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के उससे जो रिफ्रैक्शन होता है, तो यहाँ पे दिया गया है हमारे पास एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है KLMN, और इंसिडेंट लाइट पड़ी, उसके बाद क्या हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ सरफेस पे। अंदर तो लाइट सेम चलेगी क्योंकि सेम मीडियम है। फिर जो दूसरा सरफेस है MN है, वहां पे भी लाइट क्या हो गई, फिर से रिफ्रैक्ट हो गई, क्योंकि फिर से मीडियम क्या हो गया, चेंज हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हियर लाइट चेंजेस इट्स डायरेक्शन एट O एंड O डैश ऑफ द पॉइंट एट इंटरफेरेंस ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम। तो O और O डैश पे क्या हो गया, लाइट चेंज हो गई। तो जो हमारे पास ये लाइट थी वो क्या हो गई, जो AC जो आप रे देख रहे हैं उसमें क्या हो गया, डेविएशन आ गया, और वो कहाँ पे आ गई, लाइट का पाथ जो चेंज हो गया वो आ गया AB में। तो जो BC है, जो B और C के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम क्या कहते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट हम उसे कहते हैं। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। तो यहाँ पे वही उसने लिखा है कि जो लाइट आई वो फर्स्ट रिफ्लेक्ट हुई, क्योंकि रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम था, तो लाइट क्या आ गई, टुवर्ड्स दी नॉर्मल आ गई। फिर से जब मीडियम चेंज हुआ तो डेंसर टू रेयर गई, तो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल चली गई। और यहाँ से क्या हो गया, हमारे पास जो I1 था वो किसके बराबर आ गया, वो E के बराबर आ जाएगा। वो कैसे आएगा, हम नीचे देखते हैं। फिर हमारे पास आता है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट।
अभी तो था ऊपर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, अब है लॉस किसके, रिफ्रैक्शन के। पहला है द इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल टू द इंटरफेरेंस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडियम एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। यानी कि जो इंसिडेंट है रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल है कहाँ पे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, वो किस में लाई करते हैं, सेम प्लेन में लाई करते हैं। एंड सेकंड है द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू दी साइन ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। यानी कि किसका रेशियो, एंगल ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस का और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का क्या होता है, कांस्टेंट होता है। यानी साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू कांस्टेंट फॉर गिवन कलर एंड पेयर ऑफ मीडिया। दिस इज आल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ। किस लिए, किसके लिए, कलर के लिए और पेयर ऑफ मीडिया के लिए। और इसी को क्या कहते हैं, स्नेल्स लॉ कहते हैं। कांस्टेंट n is refractive index for a given pair of media and its refractive index of second medium with respect to first medium। अब यहाँ पे क्या आ गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया। एंड यहाँ पे इसने क्या कहा कि n क्या है हमारे पास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसी गिवन पेयर ऑफ मीडिया के लिए। तो साइन आई अपॉन साइन आर क्या हो गया, n2 अपॉन n1, यानी वेयर 2 इज फॉर सेकंड मीडियम एंड 1 फॉर फर्स्ट मीडियम, यानी रेशियो ऑफ सेकंड मीडियम टू दी फर्स्ट मीडियम। ये हमारे पास स्नेल्स लॉ है, इंपॉर्टेंट है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, कर लिया होगा आपने। अब हम आते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज गिवन बाय रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। यानी कि जो हमारे पास है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, जैसे हमारे पास ग्लास का है, किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में। वो किससे दिया जाता है, इस रेशियो किसका, स्पीड ऑफ लाइट का, किसमें, एयर टू दी रेशियो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। यानी कि Ng अपॉन Na इक्वल टू C अपॉन V। यानी हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इक्वल टू किसके हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, तो कर लिया होगा आपने। इसके बाद हम आते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया, सिंपली कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हम इसको क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। यानी किसी भी मीडियम का किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा तो वो क्या होगा, एब्सोल्यूट होगा, और किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में होगा तो वो क्या होगा, रिलेटिव होगा। तो इसका भी आप खींच लीजिए। अब हम आते हैं, तो ये था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब हम आते हैं स्फेरिकल लेंसेज पे। पहला है a transparent material bound by two surface of which one or both surfaces are spherical forms a lens। पीछे क्या था, मिरर था, तो उन दोनों मिरर को अगर हम ज्वाइन करा दें तो क्या बन जाएगा, लेंस बन जाएगा। तो जैसे हमारे पास है कॉन्वेक्स लेंस, a lens which has two spherical surface। मिरर में था एक ही स्फेरिकल सरफेस, अब लेंस में क्या होता है, टू स्फेरिकल सरफेस होते हैं। ब्लगिंग आउटवर्ड इज कॉल्ड डबल कॉन्वेक्स लेंस और सिंपली कॉन्वेक्स लेंस। यानी आउटवर्ड जो कर्वेचर है वो कैसा है, बाहर की तरफ है, तो वो कैसा लेंस होगा, कॉनकेव लेंस होगा, कॉन्वेक्स लेंस होगा। इट इज आल्सो नोन एज कन्वर्जिंग लेंस बिकॉज इट कन्वर्जेस लाइट। ये कैसा लेंस होगा, कन्वर्जिंग लेंस होगा। एंड फिर हम आते हैं कॉनकेव लेंस पे। अ लेंस बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल सरफेस कर्व्ड इनवर्ड इज नोन एज डबल कॉनकेव लेंस और सिंपली कॉनकेव लेंस। यानी इसमें क्या होगा, टू स्फेरिकल सरफेस तो इसमें भी होंगे, लेकिन कैसे होंगे, कर्व्ड इनवर्ड होंगे, अंदर की तरफ कर्व होगा। इट इज आल्सो नोन एज डाइवर्जिंग लेंस बिकॉज इट डाइवर्जेस द लाइट। ये कैसा लेंस होता है, डाइवर्जिंग लेंस होता है, क्योंकि ये लाइट को क्या करता है, डाइवर्ज करता है। फ्यू बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल लेंस। यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पॉइंट O है, O को क्या कह रहे हैं, ऑप्टिकल सेंटर कह रहे हैं। फिर से OC जो लाइन है वो प्रिंसिपल एक्सिस है। O से C तक की डिस्टेंस क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। O से F1 तक की डिस्टेंस है फोकल लेंथ। अब जो हमारे पास लेंस होता है उसमें क्या होता है, दो हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं, दो हमारे पास फोकल लेंथ होती है। तो फिर ये हमारे पास आता है कॉनकेव लेंस में भी सेम चीज होती है जो हमारे पास कॉन्वेक्स में होती है। सिर्फ फर्क ये है कि इसमें जो फोकल लेंथ होती है कॉनकेव में वो नेगेटिव हो जाती है और कॉन्वेक्स में पॉजिटिव होती है। तो यहाँ पे देखिए इसमें भी सेम चीजें। OC1 क्या हुआ, OC1 हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर, एंड जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसको प्रिंसिपल एक्सिस कह रहे हैं।
तो इसका आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, कर लिया होगा आपने। अब हम आते हैं जो हमारे पास टर्म्स हैं, पहला सेंटर ऑफ कर्वेचर। अ लेंस either convex lens or concave lens has two spherical surfaces. Each of these surfaces form a part of sphere. The center of these two spheres are called center of curvature. यानी कि ये क्या है, ये भी किसके पार्ट थे, स्फीयर के पार्ट्स थे, और इनमें क्या होते हैं, दो स्फेरिकल सरफेसेस होते हैं, और इन्हीं दोनों को जो हम इनके जो दो स्फेरिकल सरफेसेस हैं, इन दोनों की जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, उन्हीं को हम क्या कह रहे हैं, C1 C2 कह रहे हैं। सेकंड हमारे पास आता है प्रिंसिपल एक्सिस, इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो दो सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करेगी उसे क्या कहेंगे, प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस कहेंगे। एंड थर्ड है ऑप्टिकल सेंटर, द सेंटर पॉइंट ऑफ लेंस इट इज ऑप्टिकल सेंटर, अ रे ऑफ लाइट व्हेन पासेस थ्रू ओ इट रिमेन्स अनडेविएटेड एंड गोज स्ट्रेट। यानी कि ऑप्टिकल सेंटर क्या हुआ, ऑप्टिकल सेंटर हुआ जहां पे लाइट पड़ेगी तो अनडेविएटेड पास होगी, यानी उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। फिर हम आते हैं अपर्चर में। अपर्चर क्या हुआ, द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ सर्कुलर आउटलाइन ऑफ स्फेरिकल लेंस, यानी कि वही जो लेंथ ऑफ स्फेरिकल सरफेस हुआ। एंड फिफ्थ हम आते हैं फोकस ऑफ लेंस, बीम ऑफ लाइट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन कन्वर्जेस एट दिस पॉइंट। यानी कि अब देखिए हमारे पास जो लेंस होता है उसमें क्या होता है, रिफ्रैक्शन, मिरर में क्या हो रहा था, रिफ्लेक्शन। तो फोकस क्या हुआ, जहां पे सारी रे रिफ्रैक्शन करने के बाद मीट हो जाएगी, वो होगा फोकस पॉइंट ऑफ लेंस। एंड फिर हम आते हैं कॉन्वेक्स लेंस पे, कन्वर्स टू द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस डिनोटेड बाय एफ नोन एज प्रिंसिपल फोकस। ये क्या कन्वर्ट करता है, फोकस पॉइंट पे सारी रेस को कन्वर्ट करता है, और जो लाइन बीच में जा रही है इसको हम क्या कह रहे हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। अब हम आते हैं कॉन्केव लेंस पे, अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस नोन एज प्रिंसिपल फोकस। यानी कि प्रिंसिपल फोकस में क्या लगता है यहाँ पे कि डाइवर्ज हो रही है रेज, जो प्रिंसिपल फोकस से आ रही हैं वो हो रही है डाइवर्ज। तो ये किस में होता है, कॉन्केव लेंस में। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। अब हम आते हैं यहाँ पर रे डायग्राम के लिए इन्होंने कुछ टिप्स दिए हैं। और आफ्टर रिफ्रैक्शन ऑफ पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू फोकस, यानी कि रिफ्रैक्शन के बाद कहां से जाएगी, लाइट फोकस से जाएगी। ये सब पॉइंट तो हम देख चुके हैं ऊपर। अब हम सीधा आते हैं इमेज फॉर्मेशन पे, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस फॉर वेरियस पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे जो अलग अलग ऑब्जेक्ट, अलग अलग पोजीशन हम ऑब्जेक्ट की होगी उसके लिए अलग अलग इमेज बनेगी। पहला है एट इन्फिनिटी, अगर ऑब्जेक्ट कहाँ हो, इन्फिनिटी पे हो, तो इमेज कहाँ बनेगी, इमेज बनेगी फोकस पे, यानी F2 पे इमेज बनेगी। और नेचर कैसे होगा इमेज का, रियल एंड इन्वर्टेड होगा, और साइज होगा इमेज का हाईली डिमिनाइज्ड, यानी पॉइंट साइज की इमेज बनेगी। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं इन्फिनिटी से कैसी रेज आ रही है, पैरेलल रेज, और वो कहाँ पे कन्वर्ट हो रही है, F2 पे कन्वर्ट हो रही है। फिर हम सेकंड आते हैं ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहाँ है, बियॉन्ड 2F1, यानी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे हमने रखा है ऑब्जेक्ट, तो इमेज कहाँ पे बनेगी, इमेज बनेगी F2 एंड 2F2 पे। एंड साइज ऑफ इमेज होगा स्मॉल, नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड। कुछ वैसे ही केसेस हैं जैसे हमने कॉन्केव मिरर में देखे थे। एंड फिर हमारे पास थर्ड आता है एट 2F1, यानी C1 पे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा, तो इमेज कहाँ पे बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी, एट 2F2 पे, लेकिन दूसरे वाले पे बनेगी। नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, और साइज होगा इमेज का सेम एज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि सेम साइज की होगी जैसे ऑब्जेक्ट का साइज होगा। तो इसकी शॉट ले लीजिए, इसका आप ले लिया होगा आपने। अब हम आते हैं फोर्थ पे, यानी कि अब हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को आगे ला रहे हैं। अब हमने रखा 2F1 और F1 के बीच में, तो इमेज कहाँ बनी, बियॉन्ड 2F2। जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट ला रहे हैं इमेज पीछे पीछे खिसकती जाती है, और साइज कैसा होगा, एनलार्ज, यानी ऑब्जेक्ट से बड़ा, साइज भी बढ़ रहा है साथ में, और नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड नेचर होगा। फिर हम आते हैं फिफ्थ केस पे, वो है ऑब्जेक्ट एट F1, यानी फोकस पे हमने ऑब्जेक्ट रखा, तो इमेज कहाँ बनी, इमेज बनी इंफिनिटी पे, और साइज क्या हुआ, हाईली एनलार्ज, यानी बहुत बड़ा साइज होगा, और नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड नेचर होगा। एंड सिक्स्थ केस जो कि स्पेशल केस है, जो कॉन्केव मिरर में भी था, वो है जब हमने ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा, F1 और O के बीच में रखा, यानी फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा।
तो इमेज कहाँ पे बनी, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट में बनी, और साइज कैसा था, एनलार्ज था, और नेचर था वर्चुअल एंड इरेक्ट नेचर था। यहाँ पे नेचर चेंज हो गया है, कैसा नेचर हो गया है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ऊपर वालों का था रियल एंड इन्वर्टेड, दूसरा सेम साइड में बन रही है, बाकियों का अपोजिट साइड में बन रही थी। इसका भी आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। अब हम आते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस से कैसी इमेज फॉर्मेशन होगी, इसके भी दो ही केस होते हैं। पहला एट इंफिनिटी, जब कहां पे ऑब्जेक्ट होगा, इंफिनिटी पे होगा, तो पोजीशन क्या होगी इमेज की, एट f1, यानी फोकस फर्स्ट पे इमेज बनेगी। एंड साइज कैसे होगा इमेज का, हाईली डिमिनाइज्ड, यानी बहुत छोटा साइज होगा। एंड नेचर होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट नेचर होगा। इसके बाद हम आते हैं जो सेकंड केस है, वो है ऑब्जेक्ट बिटवीन इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर, यानी ऑब्जेक्ट कहाँ है, इंफिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है। तो इमेज की पोजीशन क्या होगी, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर, यानी f1 और o के बीच में इमेज बनेगी, यानी सेम साइड में बन रही है। और नेचर क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, और साइज होगा वेरी स्मॉल। तो आपने देख लिया कि जो हमारे पास कॉनकेव लेंस था उसके लिए कैसा था, वर्चुअल एंड इरेक्ट ही था, और साइज था स्मॉल। उसके दो ही केस होते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आते हैं साइन कन्वेंशन पे। तो साइन कन्वेंशन क्या हुआ, सिमिलर टू स्फेरिकल मिरर, ओनली डिफरेंस दैट ऑल मेजर्ड आर फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। सेम होता है, यानी कि जो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होगा वो पॉजिटिव, नीचे होगा तो नेगेटिव, लेफ्ट में नेगेटिव, राइट में पॉजिटिव। सिर्फ फर्क क्या है, वहां पे हम पोल से डिस्टेंस लेते हैं, यहाँ पे हम ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस लेंगे। अब हमारे पास आता है लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, जहां पे हमारे पास f क्या हो गया, डिस्टेंस बिटवीन f एंड o, यानी हमारे पास फोकल लेंथ हो गई f, u क्या हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v इमेज डिस्टेंस, और r हमारे पास हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो f और r के बीच में रिलेशन सेम है, f इक्वल टू r/2। अब हम आते हैं मैग्निफिकेशन पे, जो हमने पीछे भी देखा था। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। जो रेशियो है किसका, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का, वही क्या होता है, मैग्निफिकेशन होता है। हमने पीछे भी देखा था, m इक्वल टू h डैश अपॉन h एंड m इक्वल टू v अपॉन u। और फिर से हम लिख सकते हैं इसे क्या, m इक्वल टू h डैश अपॉन h इक्वल टू v अपॉन u। फिर से अगर m 1 से ग्रेटर होगा तो इमेज क्या होगी, मैग्नीफाइड, यानी इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी। m अगर 1 के इक्वल है तो सेम साइज की होगी जितने का ऑब्जेक्ट होगा, और m अगर 1 से छोटा है तो इमेज क्या होगी, डिमिनाइज्ड, यानी ऑब्जेक्ट से छोटी होगी। तो हमारे पास यही कन्वेंशन सेम है। अब हम आते हैं दूसरा जो टॉपिक है वो है पावर ऑफ लेंस। द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रे अचीव्ड बाय लेंस इज नोन एज पावर ऑफ लेंस, यानी कि कोई लेंस कितना किसी लाइट को कन्वर्ज और डाइवर्ज कर रहा है, वही क्या हो गया, पावर ऑफ लेंस हो गई। और इसको हम क्या कहते हैं, इट इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ रिप्रेजेंटेड बाय p। और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, p। इट इफ f इज गिवन इन मीटर, देन अगर f किस में होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, f हमेशा मीटर्स में होना चाहिए। p इक्वल टू 1/f होता है। इफ f इज गिवन इन सेंटीमीटर, देन अगर f अगर सेंटीमीटर में दिया हुआ होगा तो हम उसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, यानी 100 से डिवाइड करेंगे। और अगर हमने f को 100 से डिवाइड किया तो 100 क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। ऐसा यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज डायोप्टर, यानी पावर ऑफ लेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है, डायोप्टर होती है। उस किससे डिनोट करते हैं, d से डिनोट करते हैं। तो ये हो गया हमारे पास। एंड अगर अलग अलग पावर दी होगी तो हम क्या करेंगे, सबको सम कर देंगे, यानी टोटल p क्या होगा, p इक्वल टू p1 प्लस p2 प्लस p3। क्योंकि हमारे पास जो कॉन्केव लेंस होती है उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, तो पावर भी कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। और कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है तो पावर आएगी पॉजिटिव। तो नेट पावर हमने देख लिया। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, तो इसमें तो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स ही होते हैं। न्यूमेरिकल्स की वीडियो अलग से आएगी, द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, तो इस चैप्टर में है। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी ह्यूमन आई दैट यूजेस द लाइट एंड इनेबल अस टू सी द ऑब्जेक्ट। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, ह्यूमन आई के बारे में, और जो लाइट वो यूज करता है ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। We will also use the idea of refraction of light in some optical phenomena in nature, that is rainbow formation, twinkling of star, blue and red color of sky, etc. तो इसमें क्या देखेंगे हम, कुछ ऑप्टिकल फेनोमेना को दिखेंगे कि रेनबो का फॉर्मेशन कैसे होता है,
स्टार क्यों ट्विंकल करते हैं, कलर ऑफ स्काई ब्लू और रेड क्यों होता है। तो सबसे पहले है ह्यूमन आई, आ सेंसिटिव सेंस ऑर्गन। ह्यूमन आई क्या होता है, बहुत सेंसिटिव सेंस ऑर्गन है। इट एक्ट्स लाइक अ कैमरा, इनेबल अस टू कैप्चर द कलरफुल पिक्चर ऑफ द सराउंडिंग। ये कैसे काम करता है, एक कैमरा की तरह काम करता है जो हेल्प करता है पिक्चर को कैप्चर करने में। इट फॉर्म्स एन इन्वर्टेड रियल इमेज ऑन लाइट सेंसिटिव सरफेस रेटिना। तो ये क्या करता है, इमेज बनाता है कहाँ, रेटिना पे। कैसी इमेज, रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है। तो यहाँ पे दिया भी है आई का डायग्राम। तो सबसे पहले है क्रिस्टलाइन लेंस, फिर उसके बाहर एक्वस ह्यूमर, फिर प्यूपिल, फिर आइरिस, फिर कॉर्निया और विट्रस ह्यूमर जो अंदर वाला पार्ट है, फिर ऑप्टिकल नर्व, फिर रेटिना जो लेयर है जो अंदर वाली वो है रेटिना, फिर है सिलेरी मसल्स। द वेरियस पार्ट्स ऑफ आई एंड देयर फंक्शन। तो यहाँ पे क्या दिया है, अलग अलग पार्ट्स और उनके फंक्शंस। पहला है कॉर्निया, इट इज अ थिन मेम्ब्रेन थ्रू विच लाइट एंटर्स। ये क्या है, एक थिन मेम्ब्रेन है जहां से क्या लाइट अंदर आती है। इट फॉर्म्स द ट्रांसपेरेंट ब्लग ऑन फ्रंट ऑफ आई बॉल। ये क्या करता है, ट्रांसपेरेंट ब्लग फॉर्म करता है कहाँ पे, आई बॉल पे। मोस्ट ऑफ रिफ्रैक्शन ऑकर्स एट द आउटर सरफेस ऑफ कॉर्निया। ज्यादातर रिफ्रैक्शन कहाँ होता है, आउटर सरफेस ऑफ कॉर्निया पे होता है। आई बॉल, इट इज अप्रोक्सीमेटली स्फेरिकल इन शेप विद डायमीटर अबाउट 2.3 सेंटीमीटर। आई बॉल क्या होता है, ये किस शेप का होता है, स्फेरिकल होता है और इसका डायमीटर कितना होता है 2.3 सेंटीमीटर। आइरिस, इसके बाद है इट इज अ डार्क मस्कुलर डायफ्राम दैट कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल, इट इज बिहाइंड कॉर्निया। आइरिस क्या होता है, एक मस्कुलर डायफ्राम होता है, ये क्या कंट्रोल करता है, कॉर्निया के साइज को घटाता बढ़ाता है, और ये कहाँ होता है, कॉर्निया के पीछे। इसके बाद है प्यूपिल, इट रेगुलेट्स एंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। ये क्या कंट्रोल करता है कि कितनी अमाउंट ऑफ लाइट अंदर आएगी। इट इज द ब्लैक ओपनिंग बिटवीन एक्वस ह्यूमर एंड लेंस। ये क्या है, ब्लैक ओपनिंग है कहाँ पे, एक्वस ह्यूमर और लेंस के बीच में। इसके बाद है क्रिस्टलाइन आई लेंस, प्रोवाइड द फोकस्ड रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन रेटिना। ये क्या करता है, फोकस्ड और रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाता है कहाँ पे, रेटिना पे। इट इज कंपोज्ड ऑफ फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल। ये किससे बनता है, जेली लाइक फाइब्रस मटेरियल से। दिस इज कॉन्वेक्स लेंस दैट कन्वर्ट्स लाइट एट रेटिना। ये क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। कॉन्वेक्स लेंस का नेचर हमने देखा था, कैसा था, कन्वर्जिंग नेचर था, यानी ये क्या करता है, लाइट को कन्वर्ज करता है। इसके बाद है सिलेरी मसल्स, इट हेल्प्स टू चेंज द कर्वेचर ऑफ आई लेंस एंड हेंस चेंज इट्स फोकल लेंथ सो दैट वी कैन सी ऑब्जेक्ट क्लियरली प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशन। सिलेरी मसल क्या करता है, जो आई का कर्वेचर है उसको चेंज करने में हेल्प करता है, फोकल लेंथ चेंज कर देता है आई लेंस की, और ये क्या करता है, ऑब्जेक्ट को क्लियरली देखने में मदद करता है। इसके बाद है रेटिना, थिन मेम्ब्रेन विद लार्ज नंबर ऑफ सेंसिटिव सेल्स। रेटिना क्या हुआ, थिन मेम्ब्रेन है और इसमें क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ सेंसिटिव सेल्स होते हैं। व्हेन इमेज फॉर्म्ड एट रेटिना लाइट सेंसिटिव सेल्स गेट एक्टिवेटेड एंड जनरेट इलेक्ट्रिकल सिग्नल। जब इमेज क्या बनती है, रेटिना पे बनती है, जो लाइट सेंसिटिव सेल होते हैं वो क्या हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं और क्या जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करते हैं। दीज सिग्नल्स आर सेंट टू ब्रेन वाया ऑप्टिक नर्व, ब्रेन एनालाइज दी सिग्नल आफ्टर विच वी परसीव ऑब्जेक्ट एज दे आर। तो ये सिग्नल कहाँ जाते हैं, ब्रेन में जाते हैं ऑप्टिकल नर्व के थ्रू, और इससे क्या होता है, ब्रेन एनालाइज करता है कि ये क्या चीज है और उसके बाद हम उस चीज को देख पाते हैं। अब है प्यूपिल, हाउ प्यूपिल वर्क्स, कि प्यूपिल काम कैसे करता है। एग्जाम्पल है यहाँ पे, you would have observed that when you come out of cinema hall after watching movie in bright sunlight your eyes get closed। आपने कई बार देखा होगा जब आप सनलाइट में रहते हैं और फिर उसके बाद अंदर आते हैं तो हमें क्या दिखाई नहीं देता है, अंधेरा छा जाता है। एंड व्हेन यू एंटर द हॉल फ्रॉम द ब्राइट लाइट यू वोंट एबल टू सी एंड आफ्टर सम टाइम यू वुड एबल टू सी। तो ये हमने देखा है कि जब हम लाइट में होते हैं और अंदर जाते हैं तो हमें साफ दिखाई नहीं देता है। Here the pupil of eye provide an variable aperture whose size is controlled by iris। यहाँ पे क्या होता है, pupil क्या प्रोवाइड करता है, वेरिएबल एपरेचर प्रोवाइड करता है, जिसको कौन कंट्रोल करता है, आइरिस कंट्रोल करता है। तो पहले यहाँ पे जो पहले ऑब्जर्वेशन वो क्या है, when light is bright iris contract the pupil so that less light enters the eye। तो जब लाइट क्या होती है, ब्राइट होती है, तो प्यूपिल क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है ताकि कम लाइट एंटर हो। फिर उसके बाद है when light is dim
आइरिस एक्सपेंड प्यूपिल सो दैट मोर लाइट एंटर्स द आई। और जब लाइट क्या होती है डिम, तो आइरिस क्या हो जाता है, एक्सपेंड हो जाता है, प्यूपिल को एक्सपेंड कर देता है ताकि मोर लाइट अंदर आ पाए आई में। इसके बाद है प्यूपिल ओपन कंप्लीटली व्हेन आइरिस इज रिलैक्स्ड। प्यूपिल क्या हो जाता है, पूरी तरह से खुल जाता है जब आइरिस क्या होता है, रिलैक्स्ड होता है। इसके बाद है परसिस्टेंस ऑफ विजन। इट इज द टाइम फॉर विच सेंसेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यू इन द आई। ये क्या है कि जो हमारे आईज में सेंसेशन होता है, इट इज अबाउट 1/16 ऑफ अ सेकेंड। ये क्या होता है, 1/16 ऑफ अ सेकेंड होता है। इसके बाद है पावर ऑफ एकोमोडेशन। द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड एकोमोडेशन। कि आई लेंस की जो एबिलिटी है किस चीज की, इसकी फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की, ये क्या होता है, इसको एकोमोडेशन कहते हैं। और ये कैसे होता है, किसकी मदद से होता है, सिलेरी मसल्स की हेल्प से होता है। इसके बाद है सिलेरी मसल्स दो उससे हो सकती हैं, या तो रिलैक्स्ड होंगी या कॉन्ट्रैक्ट होंगी। तो जब रिलैक्स्ड होंगी तब क्या होगा, आई लेंस बिकम थिन, तब आई लेंस क्या होगा, थिन होगा। इंक्रीज द फोकल लेंथ, फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इनेबल अस टू सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली, यानी जब दूर के ऑब्जेक्ट को हम आसानी से देख पाएंगे जब सिलेरी मसल्स रिलैक्स्ड होंगी। इसके बाद है जब सिलेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो आई लेंस बिकम थिक, तो आई लेंस क्या हो जाएगा, थिक हो जाएगा। डिक्रीज द फोकल लेंथ, फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इनेबल अस टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली, इससे क्या होगा, हम नियर बाय ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाएंगे। इसके बाद है नियर पॉइंट ऑफ आई। इट इज द 25 सेंटीमीटर for the normal eye the minimum distance at which object can be seen most distinctly without strain। यानी 25 सेंटीमीटर क्या है, मिनिमम डिस्टेंस है, यानी इससे अगर 25 सेंटीमीटर से कम हो गया तो हम ऑब्जेक्ट क्लियरली सी नहीं कर पाएंगे। for the point of eye it is infinity for normal eye, it is the farthest point up to which the eye can see object clearly। यानी मैक्सिमम कितना देख सकते हैं, इन्फिनिटी तक हम मैक्सिमम देख सकते हैं, इसीलिए हम तारों को देख पाते हैं। इसके बाद है डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, इसी से क्वेश्चन बन के आता है। तो पहला है कैटरैक्ट। द इमेज कैन नॉट बी सीन डिस्टिंक्टली बिकॉज आई लेंस बिकम मिल्की एंड क्लाउडी, दिस कंडीशन इज नोन एज कैटरैक्ट। इट कैन कॉज कंप्लीट और पार्शियल विजन ऑफ लॉस। यानी कैटरैक्ट में क्या होगा, इमेज क्या होगी, हम क्लियरली सी नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि हमारा जो लेंस है वो क्या हो जाएगा, मिल्की और क्लाउडी हो जाएगा। और इसी कंडीशन को क्या कह रहे हैं, कैटरैक्ट कह रहे हैं। दिस कैन बी करेक्टेड बाय सर्जिकल रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा ग्रोथ कैटरैक्ट सर्जरी। और इसको कैसे हम सही कर सकते हैं, सर्जरी से हम इसे सही कर सकते हैं। इसके बाद है मायोपिया, नियर साइटेडनेस भी कहते हैं मायोपिया को। अ पर्सन कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली। यानी मायोपिया में क्या होता है, पास का जो ऑब्जेक्ट होगा वो तो क्लियरली दिखता है लेकिन दूर का ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देता है। इमेज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना, इमेज कहाँ फॉर्म होती है, रेटिना के फ्रंट में फॉर्म होती है। यहाँ पे दिया है नॉर्मल आई और मायोपिक आई में। तो जो नॉर्मल आई है उसकी इमेज तो रेटिना पे बन रही है, लेकिन जो मायोपिक आई है वो बन रही है उसके रेटिना से आगे। द रीजन ऑफ डिफेक्ट, इसके क्या रीजन है, पहला एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस, यानी जो कर्वेचर है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक, एंड डिक्रीज फोकल लेंथ, यानी ठीक मोटा हो गया और फोकल लेंथ हमारी डिक्रीज हो गई। एलोंगिनेशन ऑफ आई बॉल, यानी आई बॉल हमारी बढ़ गई है। इसके बाद है करेक्शन, इसके करेक्शन क्या है, करेक्शन बाय यूजिंग अ कॉन्केव लेंस ऑफ अप्रोप्रिएट पावर। इसको हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं, कॉन्केव लेंस वो भी अप्रोप्रिएट पावर का, मतलब कि जिसका जिस हिसाब से मायोपिक आई होगी उस हिसाब से उसको कॉन्केव लेंस चाहिए होगा। इसके बाद हम आते हैं हाइपरमेट्रोपिया, यानी फार साइटेडनेस। अ पर्सन कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली। मायोपिया में क्या होगा, नजदीक का ऑब्जेक्ट तो नहीं दिखेगा लेकिन दूर का दिख जाएगा क्लियरली। इमेज फॉर्म्ड एट पॉइंट बिहाइंड रेटिना, इसमें क्या होगा, जो इमेज होगी वो रेटिना से पीछे बनेगी। यहाँ पे दिया भी है नॉर्मल आई, हाइपरमेट्रोपिक आई। इसके बाद है रीजन ऑफ डिफेक्ट। फर्स्ट, इंक्रीज इन फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, यानी जो हमारी आई लेंस की फोकल लेंथ बढ़ जाना उसके कारण हमें दिखाई नहीं देता है नजदीक वाला। सेकंड है आई बॉल हैज बिकम टू स्मॉल, आई बॉल क्या हो गई, बहुत छोटी हो गई। इसका करेक्शन क्या है, करेक्टेड बाय यूजिंग अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ अप्रोप्रिएट पावर, यानी कॉन्वेक्स लेंस अप्रोप्रिएट पावर का यूज करके हम इसे करेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं प्रेस बायोपिया।
As we become old, the power of accommodation of eye usually decreases. The near point gradually precedes away. यानी कि जैसे जैसे हम बूढ़े होते हैं वैसे वैसे हमारा क्या होता है, नियर पॉइंट रेसीड्स अवे, यानी दूर चले जाता है हमारा नियर पॉइंट. दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड प्रेस बायोपिया. इसको क्या कहते हैं, प्रेस बायोपिया. अब पर्सन में सफर फ्रॉम बोथ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया. इसमें क्या होता है, आदमी को दोनों हो सकते हैं, मायोपिया भी और हाइपरमेट्रोपिया भी. रीजन ऑफ डिफेक्ट, ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ स्लेरी मसल्स एंड डिक्रीजिंग द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस. इसमें क्या होता है, जो हमारे स्लेरी मसल्स हैं वो धीरे धीरे वीक हो जाती हैं और फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस क्या हो जाती है, वो भी घट जाती है. इसके बाद है इसके करेक्शंस. यूजिंग ऑफ बाईफोकल लेंस विद अप्रोप्रिएट पावर. इसमें क्या होगा, बाईफोकल लेंस हम यूज करेंगे, यानी दो लेंस हम यूज करेंगे. बाईफोकल लेंस कंसिस्ट ऑफ बोथ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस. इसमें क्या होता है, दोनों लेंस होते हैं, कॉनकेव भी और कॉन्वेक्स भी. अपर पोजीशन कंसिस्ट ऑफ कॉनकेव लेंस एंड लोअर पोजीशन कंसिस्ट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस. यानी ऊपर होता है कॉनकेव लेंस और नीचे होता है कॉन्वेक्स लेंस. इसके बाद है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म. कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट किससे, प्रिज्म से. प्रिज्म हैज 2 ट्रायंगुलर बेसेस एंड 3 रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेसेस. प्रिज्म में क्या होता है, 2 ट्रायंगुलर बेसेस होते हैं और 3 रेक्टेंगुलर सरफेसेस होते हैं. दी सरफेस आर इंक्लाइंड टू ईच अदर. ये क्या होते हैं, इंक्लाइंड होते हैं एक दूसरे पे. द एंगल बिटवीन इट्स 2 लेटरल फेसेस इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म. जिस एंगल पे ये दोनों इंक्लाइंड होंगे उसे क्या कहते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं. यहाँ पे दिया भी गया है, जो ए है वो क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म है. एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे बन रहा है, सनलाइट आ रही है जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में है. एंड एंगल ऑफ, उसके बाद है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. उसके बाद है एंगल ऑफ इमर्जेंट, जो इमर्जेंट रे और नॉर्मल के बीच में बन रहा है. और जो एंगल डी है वो क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन, जो बन रहा है हमारी जो इंसिडेंट जा रही थी और जो इमर्जेंट जा रही है उन दोनों के बीच में. इसके बाद है एंगल ऑफ डेविएशन. द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे, यानी जो एंगल है इंसिडेंट और इमर्जेंट रे का. डिस्पर्जन फॉर व्हाइट लाइट बाय ग्लास प्रिज्म. डिस्पर्जन किससे, व्हाइट लाइट से, जो ग्लास प्रिज्म से हो रहा है. डिस्पर्जन क्या हुआ, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स. तो व्हाइट लाइट जा रही है और वो किस में टूट रहा है, 7 कलर्स में टूट रहा है, यानी विबग्योर में. इंक्लाइंड रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस ऑफ ग्लास प्रिज्म शो एक्सटिंक्टिंग फेनोमेना. यानी क्या शो करते हैं, एक्साइटिंग फेनोमेना शो करते हैं. स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू बैंड ऑफ कलर्स, यानी जो व्हाइट लाइट है उसका बैंड ऑफ कलर्स में टूटना. द बैंड ऑफ कलर्ड कंपोनेंट ऑफ लाइट बीम इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम. उसको क्या कहते हैं, जो बैंड ऑफ कलर होता है लाइट का उसे कहते हैं स्पेक्ट्रम, यानी कि विबग्योर. एंड द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट इज कॉल्ड डिस्पर्जन. और जो लाइट स्प्लिट हो रही है अपने कंपोनेंट में उसको कहते हैं डिस्पर्जन. The different component color of light bend at different angle with respect to inclined angle. The red light bends the least while violet bends the most. यानी जो अलग अलग कलर है वो अलग अलग बेंड होता है किसके रिस्पेक्ट में, इंक्लाइन इंसिडेंट एंगल के रिस्पेक्ट में. और सबसे कम कौन होता है, सबसे कम होता है रेड और सबसे ज्यादा वायलेट. इसके बाद है आइजैक न्यूटन. ही वाज द फर्स्ट हु ऑब्टेन स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट बाय यूजिंग ग्लास प्रिज्म. सर आइजैक न्यूटन ने क्या किया था, सबसे पहले स्पेक्ट्रम को ऑब्टेन किया था किससे, ग्लास प्रिज्म से. ही ट्राइड स्प्लिट द स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट मोर बाय यूजिंग अनदर सिमिलर प्रिज्म बट ही कुड नॉट गेट एनी मोर कलर्स. यानी उन्होंने जो स्पेक्ट्रम था उसको और तोड़ने की कोशिश की लेकिन वो और उसे तोड़ नहीं पाए. He repeated the experiment using second prism in an inverted position with respect to first prism. यानी उन्होंने क्या किया, सेकंड प्रिज्म को रखा लेकिन उल्टे उसमें पहले के रिस्पेक्ट में, यानी जैसे पहला सीधा था तो दूसरा उल्टा. Allowed all colors of spectrum to pass through second prism. He found white light emerges on the other side of second prism. यानी पहले उसमें क्या हुआ कि पहले प्रिज्म से लाइट टूटी 7 कंपोनेंट्स में, उसके बाद सेकंड प्रिज्म से वो फिर से रिजॉइन होके फिर से व्हाइट लाइट बन गई. He conclude that sun is made up of 7 visible colors. उन्होंने क्या कंक्लूड किया कि सन 7 विजुअल कलर से मिलकर बना है जो कि है विबग्योर, यानी वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड. इसके बाद है रेनबो. इट इज द स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट इन नेचर. इट इज फॉर्म ड्यू टू द डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट बाय टिनी वाटर ड्रॉपलेट प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर. रेनबो क्या है, स्पेक्ट्रम है सनलाइट का, किसमें, नेचर में. ये कैसे फॉर्म होता है, जब डिस्पर्जन होता है व्हाइट लाइट का, किससे, जो रेन ड्रॉप्स हैं उनसे. इसके बाद है वाटर ड्रॉपलेट एक्ट लाइक प्रिज्म. वाटर ड्रॉपलेट कैसे एक्ट करते हैं, एज अ प्रिज्म. इट रिफ्लेक्ट एंड डिस्पर्स द इंसिडेंट सनलाइट एंड देन रिफ्लेक्ट इट इंटरनली. यानी ये क्या करते हैं, पहले रिफ्लेक्ट करते हैं फिर
डिस्पर्स करते हैं, और उसके बाद जब डिस्पर्जन के बाद उसको इंटरनली रिफ्लेक्ट करते हैं, एंड फाइनली रिफ्लेक्ट इट अगेन, और उसके बाद फिर से रिफ्लेक्ट करते हैं व्हेन इट इमर्जेस आउट ऑफ वाटर ड्रॉपलेट, और उसके बाद वो बाहर आ जाता है वाटर ड्रॉपलेट से। अ रेनबो इज ऑलवेज फॉर्म इन डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ सन। रेनबो हमेशा कैसे फॉर्म होगा? सन की अपोजिट डायरेक्शन में फॉर्म होगा। ड्यू टू डिस्पर्जन एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, डिफरेंट कलर रीचेस टू ऑब्जर्वर्स आई, यानी डिस्पर्जन और इंटरनल रिफ्लेक्शन से लाइट के कलर क्या होते हैं, डिफरेंट जो कलर होते हैं ऑब्जर्वर की आई तक पहुंचते हैं। रेड कलर अपीयर ऑन टॉप एंड वायलेट कलर एट ऑफ बॉटम ऑफ रेनबो, यानी रेड क्या होता है, सबसे ऊपर होता है रेनबो में, और वायलेट सबसे नीचे। इसके बाद है एट ए, यहाँ पे दिया भी है, जैसे सनलाइट आई ए पे क्या हुआ, ए पे हुआ रिफ्रैक्शन, उसके बाद ए के अंदर जाते ही डिस्पर्जन हुआ लाइट का, फिर बी पे हुआ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, उसके बाद बी से बाहर आते हुए फिर सी पे हुआ रिफ्रैक्शन, और फिर से हुआ डिस्पर्जन सी के बाद, तो हमें रेनबो मिल गया। एट ए, तो यहाँ पे दिया भी है ए पे क्या हुआ, रिफ्रैक्शन और डिस्पर्जन, फिर बी पे इंटरनल रिफ्लेक्शन, और सी पे रिफ्रैक्शन और फिर से डिस्पर्जन। इसके बाद हम आते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन पे। अपेरेंट स्टार पोजीशन, यानी स्टार की जो हमें अपेरेंट पोजीशन मिलती है, इट इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टार लाइट। ये किससे होता है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से। द टेम्परेचर एंड डेंसिटी ऑफ डिफरेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर कीप वेराइंग, हेंस वी हैव डिफरेंट मीडियम, यानी जो टेम्परेचर और डेंसिटी है डिफरेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर की, वो क्या होती है, वेरी करती रहती है, इसलिए हमें अलग अलग मीडियम मिलते हैं। डिस्टेंट स्टार एक्ट एज अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, जो दूर स्टार हैं वो क्या करते हैं, एज अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट एक्ट करते हैं। When starlight enter Earth's atmosphere, it undergoes refraction continuously due to change in refractive index that is from rarer to denser, it bend towards the normal। यानी कि जो स्टार है वो पॉइंट सोर्स का काम कर रहे हैं, जब उनसे लाइट आ रही है वो क्या हो रही है, एटमॉस्फेयर में आते ही रिफ्रैक्ट हो रही है कंटिन्यूसली, और जो चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ रहा है, क्योंकि पहले रेयर में था वैक्यूम में, उसके बाद अंदर आया तो डेंसर में, तो कैसे बेंड हो रही है लाइट, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो रही है। ड्यू टू दिस अपीरेंट पोजीशन ऑफ स्टार इज डिफरेंट फ्रॉम एक्चुअल पोजीशन। इससे क्या होता है, जो हमें पोजीशन स्टार की मिलती है वो क्या मिलती है, अलग मिलती है उसकी एक्चुअल पोजीशन से। द स्टार अपीयर हायर देन इट्स एक्चुअल पोजीशन। इससे क्या होता है कि जो स्टार होगा वो अपनी पोजीशन से ऊपर यानी ज्यादा हायर दिखाई देगा। तो यहाँ पे डायग्राम भी दिया है। इसके बाद है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, इट इज ऑल्सो ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ये भी किससे होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से होता है। डिस्टेंस स्टार एक्ट लाइक अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, as a beam of star light keep deviating from its path, the apparent position of star keeps on changing because physical condition of Earth's atmosphere is not stationary. Hence, amount of light enters our eye fluctuates, sometime bright and sometime faint. This is the twinkling effect of star। यानी स्टार क्यों ट्विंकल कर रहे हैं, क्योंकि जो लाइट उनसे आ रही है वो भी क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है बार बार, और उससे उसका पाथ चेंज हो रहा है, डेविएट हो रहा है। डेविएट होगा तो हम तक आएगा, तो उससे क्या हो रहा है कि कभी तो वो ब्राइट दिखाई दे रही है, कभी फेंट दिखाई दे रही है, इसी को हम क्या कर रहे हैं, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार कर रहे हैं। इसके बाद हम आते हैं कि जो कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है। पहला, व्हाई प्लेनेट डू नॉट ट्विंकल। तो प्लेनेट क्यों ट्विंकल नहीं करते हैं, क्योंकि प्लेनेट की खुद की एक लाइट नहीं होती है। प्लेनेट आर क्लोजर टू अर्थ आर सीन एज एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट, the collection of large number of points are source of light, therefore total amount of light entering our eye from all individual point source will be nullified and twinkling effect। यानी कि अलग अलग सोर्स से लाइट आ रही है और नलिफाई होके हमें कोई ट्विंकलिंग इफेक्ट नहीं दिख रहा है। और दूसरा इसका रीजन ये भी लिख सकते हैं कि प्लैनेट की अपनी कोई लाइट नहीं होती है। एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दिस इज ऑल्सो ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ये क्यों होता है, ये भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से होता है। Because of this, sun is visible about 2 minutes earlier than actual sunrise and about 2 minutes after the actual sunset। यानी जो रिफ्रैक्शन हो रहा है एटमॉस्फेरिक, उससे क्या हो रहा है, हमें सन 2 मिनट पहले राइज दिखाई देता है और 2 मिनट बाद में सनसेट होता है एक्चुअल सनसेट की। तो यहाँ पे है apparent fluttering of sun's disk at sunset and sunrise due to atmospheric refraction। ये भी किससे होता है कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से होता है। अब है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। पहला है टिंडल इफेक्ट, व्हेन बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक माइन्यूट पार्टिकल ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर, सस्पेंडेड पार्टिकल ऑफ डस्ट, मॉलिक्यूल ऑफ एयर,
द पाथ ऑफ बीम बिकम विजिबल। यानी कि जब लाइट क्या करती है, जो बहुत छोटे स्मॉल पार्टिकल्स हैं, इनको हम क्या कहते हैं, कोलाइडल पार्टिकल्स भी कहते हैं, इनको स्ट्राइक करती है, तो इसका जो पाथ होता है वो क्या दिखाई देता है, क्लियर दिखाई देता है। और इसी फेनोमेना को हम क्या कहते हैं, क्योंकि ये जो पार्टिकल होते हैं वो लाइट को स्कैटर कर देते हैं डिफरेंट डायरेक्शन में, और इसी फेनोमेना को हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट। इट कैन बी ऑब्जर्व्ड व्हेन सनलाइट पासेस थ्रू अ कैनोपी ऑफ डेंस फॉरेस्ट। ये किससे दिखाई दे सकता है, जब सनलाइट जो डेंस फॉरेस्ट है उसके कैनोपी से पास हो, यानी उसके बीच से पास हो। द कलर ऑफ स्कैटर्ड लाइट डिपेंड्स अपॉन साइज ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल्स। यानी जो कलर है लाइट का वो किस पे डिपेंड करेगा कि पार्टिकल का साइज क्या है। वेरी फाइन पार्टिकल्स यानी बहुत छोटे हुए, स्कैटर मेनली ब्लू कलर शॉर्ट वेवलेंथ, यानी वो क्या करेंगे, ब्लू कलर की लाइट को स्कैटर करेंगे। लार्ज साइज पार्टिकल स्कैटर लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ दैट इज रेड। यानी जो लार्ज कलर के, जो लार्ज साइज के पार्टिकल होंगे क्या करेंगे, रेड कलर की लाइट को स्कैटर करेंगे। और जो बहुत लार्ज होंगे वो द स्काई अपीयर वाइट। जो बहुत लार्ज होंगे वो क्या करेंगे, वो व्हाइट लाइट को ही स्कैटर करेंगे। इसके बाद है वाई क्लाउड अपीयर व्हाइट, यानी जो क्लाउड है व्हाइट अपीयर क्यों होते हैं। द साइज ऑफ वाटर ड्रॉपलेट स्कैटरिंग पार्टिकल इज वेरी लार्ज, हेंस स्कैटर्ड ऑल वेवलेंथ ऑफ लाइट ऑलमोस्ट इक्वली। यानी जो हमारे पास वाटर ड्रॉपलेट हैं वो क्या है, बहुत बड़े साइज के पार्टिकल हैं, तो वो क्या करेंगे, सारी कलर को स्कैटर करेंगे। इसके बाद है वाई कलर ऑफ स्काई इज ब्लू, द मॉलिक्यूल ऑफ एयर एंड अदर फाइन पार्टिकल इन एटमॉस्फेयर हैव साइज स्मॉलर देन वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट। जो मॉलिक्यूल हैं एयर के, वो अदर फाइन पार्टिकल के एटमॉस्फेयर में, उनका साइज क्या है, लाइट की वेवलेंथ से कम है। सिंस द ब्लू हैज शॉर्टर वेवलेंथ देन रेड, हेंस इट विल स्कैटर द मोस्ट। क्योंकि जो ब्लू की वेवलेंथ है वो रेड से कम है, इसलिए ब्लू क्या होगा, सबसे ज्यादा स्कैटर होगा। इसके बाद है अकॉर्डिंग टू रे लॉ स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा टू द पावर 4। लैम्डा क्या है, वेवलेंथ, एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग वेवलेंथ। जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ेगी वैसे वैसे स्कैटरिंग क्या होगी, लाइट की घटेगी। इफ देयर इज नो एटमॉस्फेयर व्हाट विल हैपन टू स्कैटरिंग फेनोमेना। अगर एटमॉस्फेयर ना हो तो क्या होगा स्कैटरिंग फेनोमेना का, देयर विल नो स्कैटरिंग एंड स्काई विल अपीयर डार्क। तो स्कैटरिंग होगी नहीं और जो स्काई है वो क्या होगा, डार्क दिखाई देगा। इसके बाद है कलर ऑफ सन ऑफ राइज एंड सनसेट, यानी जब सूरज उगता है और सूरज जब डूबता है तो उसमें क्या कलर होता है, रेड कलर होता है। ड्यूरिंग सनसेट एंड सनराइज द सन इज नियर होरिजन, देयरफॉर सनलाइट हैज टू ट्रेवल लार्ज डिस्टेंस इन एटमॉस्फेयर। ड्यू टू दिस मोस्ट ऑफ ब्लू लाइट आर स्कैटर्ड अवे बाय पार्टिकल्स। जब सन क्या होता है, सेट होता है या राइज होता है, तब क्या होता है, जो सन होता है वो दूर होता है हमारी धरती से और नजदीक होता है होरिजिन के, और उससे क्या होगा, उससे जो ब्लू लाइट होगी वो बहुत ज्यादा स्कैटर अवे हो जाएगी, और द लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ विल रीच अवर आइज। उससे क्या होगी, जो लॉन्गर वेवलेंथ की लाइट होगी हमारे आंखों को दिखाई देगी। इसीलिए जो सन होगा रेड अपीयर होगा, क्योंकि रेड की वेवलेंथ ब्लू से ज्यादा है। वाई द डेंजर सिग्नल और साइन आर मेड ऑफ रेड कलर, तो सेम चीज है, रेड कलर क्या होता है, सबसे कम स्कैटर होता है, उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, तो वो हमें लार्ज डिस्टेंस तक दिखाई देगा। इसके बाद है एट नून सन अपीयर वाइट, तो नून में सन क्यों वाइट अपीयर होगा, एट नून द सन इज ओवरहेड एंड सनलाइट वुड ट्रेवल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रिलेटिवली थ्रू द एटमॉस्फेयर, हेंस एट नून सन अपीयर वाइट एज ओनली लिटिल ब्लू एंड वायलेट कलर आर स्कैटर्ड। यानी जो नून के टाइम पे क्या होगा, लगभग सारे कलर स्कैटर होंगे, इसलिए हमें सन वाइट दिखाई देगा। हमारे पास ह्यूमन आई कलरफुल वर्ल्ड होता है यहीं पे खत्म। चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहले इसमें लिखा गया है कि इलेक्ट्रिसिटी के बिना मॉडर्न वर्ल्ड को हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी हमारी एक जीवन का पार्ट है। तो एज अ साइंस स्टूडेंट हमें बेसिक कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिसिटी का पता होना चाहिए। इसमें यही लिखा गया है। तो सबसे पहले हमारे पास है इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज। तो चार्ज क्या होता है, चार्ज को हम डिनोट करते हैं किससे, Q से, स्मॉल q से। It is a very small particles present in an atom. It can either be positive, it can either be negative और positive। यानी कि चार्ज क्या होता है, स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, किसमें, एटम्स में होते हैं प्रेजेंट। ये कैसे हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। कूलम्ब इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज रिप्रेजेंटेड बाय C। एसआई यूनिट क्या होती है चार्ज की, एसआई यूनिट होती है चार्ज की कूलम्ब। उसके बाद है नेट Q।
यानी नेट चार्ज हमारे पास होगा वो कितना होता है, टोटल चार्ज IC नेट चार्ज इक्विवेलेंस टू चार्ज कंटेन नियरली इलेक्ट्रॉन 6 × 10⁻18, यानी कि हमारे पास जो आता है Q = Ne। इसको हम क्या कहते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज भी कहते हैं। यानी कि Q जो होगा वो किस में जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में जाएगा, वो भी किस में, इंटीग्रल मल्टीपल में जाएगा। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि आधा इलेक्ट्रॉन चले गया या 1.5 इलेक्ट्रॉन चले गया, जाएगा तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3, यानी इंटीजर्स में इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास चार्ज होके जाएंगे। तो यही इसमें कहा गया है। इसके बाद हम आते हैं करंट पे कि करंट क्या होता है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेट चार्ज इज कॉल्ड करंट, यानी फ्लो ऑफ चार्ज क्या होता है, करंट। उसका जो रेट है यानी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिनोटेड बाय आई। किससे डिनोट करते हैं, आई से। I = Q/T। I क्या होता है, Q/T, और T क्या है, टाइम। यानी जितना चार्ज पर यूनिट टाइम में गया वो क्या होगा, करंट होगा। SI यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। क्या होती है SI यूनिट करंट की, एम्पियर, और रिप्रेजेंट करते हैं A से। फिर हमारे पास आता है एम्पियर, डिफाइंड एज 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड। यानी 1 एम्पियर को हम कैसे डिफाइन करेंगे, 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्लोइंग इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड 1 एम्पियर। तो यही हमारे पास एम्पियर की डेफिनेशन है। इसके बाद हम आते हैं, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कन्वेंशनली इट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल और सेल टू नेगेटिव टर्मिनल। यानी कि ये क्या कह रहा है, करंट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स की अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ फ्लो करते हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव, और करंट फ्लो करता है पॉजिटिव टू नेगेटिव। स्मॉल क्वांटिटी ऑफ करंट आर एक्सप्रेस्ड इन, स्मॉल क्वांटिटी जो करंट की होती है उसे किसमें एक्सप्रेस करते हैं, उसे एक्सप्रेस करते हैं मिली एम्पियर, यानी 10⁻³ एम्पियर। उसके बाद माइक्रो एम्पियर 10⁻�6 एम्पियर। अब हम आते हैं एम मीटर पे। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट इन एन सर्किट। ये किस लिए यूज होता है, करंट सर्किट में करंट नापने के लिए एम मीटर का हम यूज करते हैं। इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज इन अ सर्किट, यानी इसे किस में लगाते हैं, हमेशा सीरीज में लगाते हैं। अभी हम आगे देखेंगे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल ए, इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से, इन इलेक्ट्रिक सर्किट। इट हैज लो रेजिस्टेंस, इसकी रेजिस्टेंस कैसी होती है, लो होती है। इसके बाद हम आते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। इट इज अ क्लोज्ड पाथ अलोंग विच एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो, यानी इलेक्ट्रिक सर्किट क्या हुआ, क्लोज्ड पाथ है जिसमें क्या होता है, करंट फ्लो करता है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक सर्किट भी दिया गया है। सबसे पहले बैटरी है, इसके कितने सेल्स हैं, 3 सेल्स हैं इस बैटरी के। उसके बाद है हमारे पास की है, एम मीटर है, बल्ब है। तो ये हमारे पास कंप्लीट सर्किट बना हुआ है। करंट कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव। द एरो शोज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन दी सर्किट। जो एरो है वो क्या शो कर रही है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन दी सर्किट। इन दिस सर्किट एम मीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज। एम मीटर कैसा लगा है, सीरीज में लगा है। द इलेक्ट्रॉन कैन ओनली फ्लो वेयर देयर इज डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर, यानी ये क्या कहना चाह रहा है, इलेक्ट्रॉन्स तभी फ्लो करेंगे जब वहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक प्रेशर का डिफरेंस होगा। फॉर एग्जाम्पल वाटर फ्लोइंग थ्रू अ ट्यूब, इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन देयर इज हाई प्रेशर एट वन साइड एंड लो प्रेशर एट अदर साइड, देन इट विल मूव फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। तो यहाँ पे इसने वाटर का एग्जाम्पल दिया है कि वाटर कैसे मूव करेगा, हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट the flow of charge is made possible due to chemical action within a cell that generates potential difference across terminals of cell। यानी ये क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक करंट क्यों फ्लो होगा, इलेक्ट्रिक करंट इसलिए फ्लो होगा क्योंकि जो बैटरी है हमारे पास वो क्या करेगी, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करेगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम आते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस आखिर में होता क्या है। इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट बिटवीन इलेक्ट्रिक सर्किट। यानी क्या कहा कि जो हमने काम किया, किस पे काम किया, चार्ज, यूनिट चार्ज पे काम किया, कहां से कहां, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाने में किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में, वो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। आप ध्यान से सुनिए, मैंने क्या कहा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ कि जो हमने काम किया किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे, कहां से कहां ले जाने में, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाने में किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में, वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। और इसको हम डिनोट करते हैं V से।
और वर्क को W से और चार्ज को Q से। तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, V इक्वल्स W अपॉन Q। वही हमने इसको मैथमेटिकली लिखा है कि जो वर्क किया पॉजिटिव चार्ज पे। तो SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट रिप्रेजेंटेड बाय V। SI यूनिट क्या होती है पोटेंशियल डिफरेंस की, होती है वोल्ट, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं V से। तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया होगा आपने। इसके बाद हम डिफाइन करते हैं 1 वोल्ट। व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क is done to carry 1 coulomb of charge from one point to another of a current carrying conductor, then potential difference is said to be 1 volt। यानी 1 वोल्ट क्या हुआ, जो अगर हमने किसी चार्ज पे 1 जूल का वर्क किया और चार्ज कितना हो 1 कूलम का हो, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितने का होगा, 1 वोल्ट का होगा। तो यही हमारे पास 1 वोल्ट की डेफिनेशन। फिर हम आते हैं वोल्ट मीटर पे। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, किस लिए यूज होता है, यूज होता है पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए। एंड रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल, और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे हम गोला बना के V से रिप्रेजेंट करते हैं। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस द पॉइंट्स बिटवीन विच द पोटेंशियल डिफरेंस इज टू बी मेजर्ड। इट हैज हाई रेजिस्टेंस। इसको हम कैसे लगाते हैं, इसको लगाते हैं पैरेलल में किसी भी सर्किट में, और इसकी रेजिस्टेंस होती है हाई। अभी हम आगे देखेंगे रेजिस्टेंस होती क्या है। तो यहाँ पे कुछ सिंबल दिए गए हैं, कॉमनली यूज इंस्ट्रूमेंट इन सर्किट डायग्राम। पहला है सेल, फिर बैटरी, फिर की। ओपन और क्लोज की में क्या फर्क होता है, ओपन में हम डॉट बनाते हैं और क्लोज में डॉट बनाते हैं। जॉइंट वायर, वायर विद नो जॉइन, जॉइंट वायर ऐसा बनाते हैं एक पॉइंट से, और जिसमें कोई जॉइन नहीं होता है उसको हम पॉइंट से नहीं दिखाते हैं। फिर है बल्ब, बल्ब हम ऐसा बनाते हैं। एमीटर, एमीटर और वोल्ट मीटर हम देख ही चुके हैं। अब हम आते हैं जॉर्ज साइमन ओम। अब इन्होंने क्या दिया था, इन्होंने दिया था ओम्स लॉ। और ओम्स लॉ क्या होता है हम देखते हैं अभी। फाउंड द रिलेशनशिप बिटवीन करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर एंड पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ कंडक्टर यूजिंग द सर्किट डायग्राम। इन्होंने क्या दिया था, एक रिलेशनशिप दिया था, किसके बीच में, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में इन्होंने एक रिलेशनशिप दिया था। और यहाँ पे इन्होंने ग्राफ भी बनाया है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। तो इन्होंने क्या कहा था, ओम्स लॉ अब आता है हमारे पास। ही स्टेट दैट इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स प्रोवाइडेड द टेंपरेचर रिमेन्स कांस्टेंट। यानी कि इन्होंने क्या कहा, इलेक्ट्रिक करंट जो करंट कंडक्टर में फ्लो होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, वो होगा पोटेंशियल डिफरेंस के, जो इसके एंड्स पे होगा, कंडक्टर के एंड्स पे होगा। ये शर्त क्या थी कि टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, टेम्परेचर घटना या बढ़ना नहीं चाहिए, वेरी नहीं करना चाहिए, तो ओम्स लॉ फेल हो जाएगा। तो यहाँ पे दिया भी है इसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I एंड V इक्वल्स टू IR, वेयर R इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। जहाँ पे R क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है फॉर द गिवन मेटल एट गिवन टेम्परेचर, फॉर द गिवन मेटल एट द गिवन टेम्परेचर, एंड इज सेड टू बी रेजिस्टेंस। इसको क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। आर क्या था, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था, और इसको कहते हैं रेजिस्टेंस। द ग्राफ बिटवीन V एंड I इज ऑलवेज स्ट्रेट लाइन। V और I के बीच का ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, क्योंकि दोनों क्या है, प्रोपोर्शनल है, यानी V बढ़ेगा तो I भी बढ़ेगा। अब हम आते हैं रेजिस्टेंस पे। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर दैट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। रेजिस्टेंस क्या हुआ, ये क्या है, प्रॉपर्टी है किसकी, कंडक्टर की, क्या करने की, करंट को अपोज करने की, जो फ्लो ऑफ करंट है उसको अपोज करने की टेंडेंसी या प्रॉपर्टी है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आर। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से, और इसका सिंबल यहाँ पे दिया गया है। एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। एसआई यूनिट क्या होती है रेजिस्टेंस की, होती है ओम, और इसको भी ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हम आते हैं 1 ओम पे, कि 1 ओम क्या होता है। द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओम व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर इज 1 वोल्ट एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू इज 1 एम्पियर। यानी कि अगर किसी कंडक्टर के एंड्स पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 1 वोल्ट का, और करंट फ्लो कर रहा है 1 एम्पियर का, तो रेजिस्टेंस कितनी होगी, 1 ओम होगी। यहाँ पे दिया भी गया है V इक्वल्स टू IR एंड R इक्वल्स टू V अपॉन I। तो 1 ओम क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। इसके बाद हम आते हैं रियोस्टेट पे। एज वी नो दैट V इक्वल्स टू IR एंड
R equals to I equals to V upon R. तो यहाँ पे shows that the current through the conductor resistor is inversely proportional to its resistance. ये क्या कहना चाह रहा है कि करंट क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है रेजिस्टेंस का, यानी रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट क्या होगा, घटेगा. So to increase or decrease the current accordingly in the circuit, a component is used called rheostat. तो रियोस्टेट क्या होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस, यानी इसके मदद से हम करंट को घटा या बढ़ा सकते हैं सर्किट में. दैट रेगुलेट्स द करंट विदाउट चेंजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस को बिना चेंज किए हुए ये करंट को कम या ज्यादा करता है. रिप्रेजेंटेड बाय आर एच. इसका सिंबल यहाँ पे दिया गया है, एरो, रेजिस्टेंस पे एरो बना के. इट कंडक्टर हैज लेस रेजिस्टेंस देन मोर करंट विल फ्लो थ्रू इट, यानी कि अगर कंडक्टर की रेजिस्टेंस क्या होगी, कम होगी, तो करंट क्या होगा, ज्यादा फ्लो होगा. इसके बाद हमारे पास आता है फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स, यानी कि किस किस फैक्टर पे हमारे पास रेजिस्टेंस डिपेंड करता है. पहला ऑन इट्स लेंथ, यानी लेंथ पे डिपेंड करता है. दूसरा ऑन इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया. तीसरा ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल, यानी इन तीनों पे डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ मटेरियल क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसा है, लेंथ कितनी है. तो यहाँ पे दिया गया है आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, यानी लेंथ बढ़ने पे रेजिस्टेंस क्या होगी, बढ़ेगी. एंड आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a, यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ने पे रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा. एंड यहाँ पे फिर दिया है, इनको मिक्स करके यहाँ से हमने ये हटा दिया प्रोपोर्शनलिटी का साइन, तो कांस्टेंट आ गया आर इक्वल टू रो एल बाई ए. और रो क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और इसको हम कहते हैं रेजिस्टिविटी. रो क्या रिप्रेजेंट करता है, रेजिस्टिविटी रिप्रेजेंट करता है. फिर यहाँ पे अब रेजिस्टिविटी इन्होंने डिफाइन की है. द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ वायर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी, यानी कि जो रेजिस्टेंस कोई वायर ऑफर करेगा कितना, यूनिट लेंथ का, यानी उसकी लेंथ कितनी होगी, 1 मीटर, और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना होगा, 1 मीटर स्क्वायर, तो उसकी रेजिस्टिविटी जो होगी वो कितनी होगी, 1 ओम मीटर होगी. इट्स एसआई यूनिट इज ओम मीटर, तो इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, ओम मीटर. फॉर अ मटेरियल ऑफ इररिस्पेक्टिव ऑफ लेंथ एंड एरिया द रेजिस्टिविटी इज कांस्टेंट. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी कि रेजिस्टिविटी क्या होगी, रेजिस्टिविटी लेंथ या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं करती है. रेजिस्टिविटी एक प्रॉपर्टी है मटेरियल की, यानी लेंथ कितनी भी हो, एरिया क्रॉस सेक्शन कितना भी हो, रेजिस्टिविटी हमेशा सेम रहेगी. अब यहाँ पे है रेजिस्टेंटली ऑफ मटेरियल वेरी विद टेम्परेचर, यानी कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करता है. रेजिस्टिविटी ऑफ एन एलॉय इज जनरली हायर देन द इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल, यानी कि जो एलॉय होती है उसकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, हाई होती है. जैसे एग्जांपल है हमारे पास कॉन्स्टेंटेन, ये क्या हमारे पास एक एलॉय है, किसका, कॉपर और निकल का. एलॉय हैज हाई रेजिस्टिविटी एंड डू नॉट ऑक्सीडाइज, यानी ये क्या होते हैं, बर्न नहीं होते हैं रेडली एट हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे. फॉर दिस रीजन दे आर कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस लाइक इलेक्ट्रिक आयरन हीटर, टोस्टर एटसेट्रा. यानी कि एलॉय क्या होती है, हाई रेजिस्टिविटी होती है, इतनी जल्दी से ये जलते नहीं है, इसलिए इनको हम कहाँ यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक हीटर, टोस्टर वगैरह में यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल टंगस्टन एज अ फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब. टंगस्टन कहाँ यूज होता है, फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब में यूज होता है, क्योंकि उसकी भी हाई रेजिस्टिविटी होती है. फिर हमारे पास आता है रेजिस्टेंस इन सीरीज, maximum effective resistance. Let us take three resistance R1, R2, R3 that are connected in series in a circuit. हमने क्या लिए, R1, R2, R3 लिए, इनको कैसे जोड़ा, सीरीज में जोड़ा. फिर हमने ओम्स लॉ लगाया. ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल्स टू आई आर, V इक्वल्स टू आई आर लगाया. और फिर हमारे पास है द करंट फ्लोइंग थ्रू रेजिस्टेंस इन सीरीज विल रिमेन सेम, यानी कि सीरीज में क्या होता है, सीरीज में रेजिस्टेंस सेम होता है, वेयर एज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस विल बी डिफरेंट. लेकिन सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है. तो V इक्वल्स टू आई आर, V1 इक्वल्स टू आई आर वन जो फर्स्ट वाला रेजिस्टेंस है उसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस, V2 इक्वल्स टू आई आर टू जो सेकंड वाला है, V3 इक्वल्स टू आई आर थ्री जो थर्ड वाला है. तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा. तो V इक्वल्स टू आई आर वन प्लस आई आर टू प्लस आई आर थ्री, और इन सब की वैल्यू हमने कहाँ रखी, इक्वेशन में रख दी, ऊपर वाली में V इक्वल्स टू आई आर में. तो आई आर इक्वल्स टू आई आर वन प्लस आई आर टू प्लस आई आर थ्री, और आई हमने कॉमन लेके काट दिया, तो आर इफेक्टिव क्या आ गया हमारे पास, R1 प्लस R2 प्लस R3 आ गया.
Thus we conclude that effective resistance of several resistors joined in series equals to sum of their individual resistance। यानी कि हम क्या कंक्लूड करते हैं कि जो सीरीज में होता है वो टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितनी होती है, इन तीनों का या जितने भी होंगे रेजिस्टर उन सब का सम होगा। इसके बाद हमारे पास आता है रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल में क्या होता है, मिनिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस, यानी इसमें बहुत कम रेजिस्टेंस ये ऑफर करता है। लेट अस टेक 3 रेजिस्टेंस R1 R2 R3। हमने 3 रेजिस्टेंस लिए R1 R2 R3 दैट आर कनेक्टेड इन पैरेलल इन इलेक्ट्रिक सर्किट। ये तीनों किस में है, पैरेलल में। पैरेलल में ऐसे ज्वाइन किए जाते हैं रेजिस्टेंस। इसके बाद इन्होंने क्या किया, इसके बाद इन्होंने फिर से यहाँ पे भी ओम्स लॉ लगाया। I1 इक्वल्स टू V अपॉन R1, I2 इक्वल्स टू V अपॉन R2, I3 इक्वल्स टू V अपॉन R3। टोटल करंट इक्वल्स टू I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है, करंट अलग अलग रहता है। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ I1 I2 I3 एंड I। हमने क्या किया, तीनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की। तो V अपॉन R इक्वल्स टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3, जो कि करंट अलग अलग था, पोटेंशियल सेम था, तो हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, ये हमारे पास आ गया। इसके बाद क्या किया, हमने V कॉमन लेके काट दिया, तो 1 अपॉन R इफेक्टिव कितना आ गया, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 आ गया। फिर यहाँ से इन्होंने क्या बोला, दस वी कंक्लूड दैट रेसिप्रोकल ऑफ टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ सेवरल रजिस्टर कनेक्टेड इन पैरेलल इज इक्वल टू सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। यानी कि जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, इन सब का रेसिप्रोकल का सम होगा। तो ये कहना चाह रहा था। इसके बाद हम आते हैं डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज कनेक्शन इन ऑन इलेक्ट्रिक सर्किट। यानी कि क्या डिसएडवांटेज होते हैं सीरीज कनेक्शन के। पहला है, in series connection if any of component fail to work the circuit will break and then none of the component will work। यानी कि अगर सीरीज में लगे हैं सारे कंपोनेंट, अगर एक भी खराब हो गया तो सारे के सारे काम करना बंद कर देंगे। सेकंड है, it is not possible to connect a bulb and a heater in series because they need different value of current to operate properly। यानी कि एक बल्ब और एक हीटर को हम एक साथ सीरीज में नहीं लगा सकते, दोनों को अलग अलग अमाउंट ऑफ करंट चाहिए। इसलिए hence to overcome this problem we generally use parallel circuit। इसीलिए हम घरों में क्या लगाते हैं, पैरेलल सर्किट लगाते हैं। फिर हमारे पास आता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के बहुत सारे इफेक्ट होते हैं, हीटिंग इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट। बैटरी और सेल इन अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी बैटरी और सेल क्या काम कर रहा है, सोर्स का काम कर रहा है, किस चीज का, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। बैटरी और सेल केमिकल रिएक्शन इट विल प्रोवाइड पोटेंशियल डिफरेंस एज इट्स टू टर्मिनल्स। यानी कि ये क्या प्रोवाइड करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेगा। इलेक्ट्रॉन विल कम इन मोशन टू फ्लो द करंट थ्रू रजिस्टर। इलेक्ट्रॉन किस में आएगा, मोशन में आएगा, करंट को फ्लो कराने के। टू मेंटेन दिस करंट द सोर्स हैज टू कीप एक्सपेंडिंग इट्स एनर्जी। यानी कि इलेक्ट्रॉन को मूव कराते रहने के लिए सोर्स को अपनी एनर्जी खत्म करती रहनी होगी। पार्ट ऑफ दिस एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन यूजफुल वर्क लाइक रोटेटिंग ऑफ फैन। तो किस में यूज हो रहा है इसका पार्ट, इस एनर्जी का यूजफुल वर्क में, जैसे कि पंखा घुमाने में या टीवी चलाने में। रेस्ट ऑफ एनर्जी ऑफ सोर्स इज कन्वर्टेड इनटू हीट दैट रेज द टेम्परेचर ऑफ गैजेट। यानी रेस्ट ऑफ एनर्जी किस में यूज हो रही है, जो हीट प्रोड्यूस हो रही है किसी भी गैजेट में। दिस इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और इसी को हम क्या कह रहे हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो हमारे पास हीट प्रोड्यूस हो रही है। दिस इफेक्ट इज यूटिलाइज्ड इन डिवाइस सच एज इलेक्ट्रिक हीटर, आयरन एटसेट्रा। और इसको हम कहाँ यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक हीटर, आयरन वगैरह में यूज करते हैं इस इफेक्ट को। तो ये था हमारे पास हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब हम आते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पे। लेट अस सपोज दैट करंट I is flowing through a resistor of resistance R for time t, the potential difference across the resistance V is V। यानी कि इसने क्या कहा कि हमारे पास जो करंट है वो कितने टाइम तक फ्लो हुआ, t टाइम तक, और पोटेंशियल डिफरेंस है V। तो हमें पता है V क्या होता है, W/Q, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन इन मूविंग द चार्ज Q विल बी, जो हमने चार्ज मूव किया उसमें कितना वर्क डन हुआ, W=VQ। देन पावर P कितना हुआ, W/T। हमें पता है क्लास 9 में हमने पावर पढ़ी है। पावर क्या होती है, वर्क डन पर यूनिट टाइम, कि कितने टाइम में हम कितना काम करते हैं, वो क्या होती है, पावर होती है। एंड फिर हमने W की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, VQ/T रखा, एंड P=VI। तो यहाँ से क्या, I की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट की। I क्या था, I=Q/T, यानी चार्ज पर यूनिट टाइम, कि कितने टाइम में कितना चार्ज फ्लो हुआ, वो हमारे पास करंट था। और चार्ज की वैल्यू लिखी IT, तो हमारे पास वहां से P की वैल्यू आ गई VI। तो
पहला पावर का एक्सप्रेशन मिल गया। फिर उसके बाद हीट एनर्जी सप्लाइड बाय सोर्स फॉर टाइम टी विल बी एच इक्वल्स टू पी इंटू टी, यानी हीट क्या हुआ, जितनी पावर जितने टाइम तक फ्लो हुई वो हमारे पास आ गया हीट, एच इक्वल्स टू पी इंटू टी। और इक्वेशन में रखा पी की वैल्यू रखी तो एच इक्वल्स टू आ गया वी आई टी, एंड इसके बाद वी की वैल्यू हमने रखी आई आर, तो ये आ गया आई स्क्वायर आर टी। दिस इज नोन एज जूल्स लॉ, इसी को हम क्या कहते हैं, जूल्स का लॉ कहते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद है द लॉ स्टेट दैट हीट प्रोड्यूस इन अ रजिस्टर इज, जो लॉ क्या कहता है कि जो हीट प्रोड्यूस होगी किसी रजिस्टर में वो क्या होगी, पहला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट, यानी किसके प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ करंट के। सेकंड क्या कहता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस फॉर गिवन करंट, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, रेजिस्टेंस फॉर गिवन करंट, गिवन करंट के लिए रेजिस्टेंस के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। थर्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम फॉर विच करंट फ्लो थ्रू रजिस्टर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, टाइम के, कि कितने टाइम तक करंट फ्लो हुआ। इसके बाद हम आते हैं एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे। तो पहला एप्लीकेशन क्या है, यूज इन इलेक्ट्रिक आयरन, टोस्टर, ओवन और हीटर, इन सब में हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यूज होता है। सेकंड है इट इज आल्सो यूज इन बल्ब टू प्रोड्यूस लाइट, किसमें यूज होता है, बल्ब टू प्रोड्यूस लाइट। थर्ड है इट इज आल्सो यूज इन फ्यूज कनेक्टेड इन इलेक्ट्रिक सर्किट, किसमें होता है, फ्यूज में भी यूज होता है। फ्यूज क्या होता है, फ्यूज अ सेफ्टी डिवाइस प्रोटेक्ट द सर्किट एंड अप्लायंसेस बाय स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ हाई करंट। द वायर ऑफ फ्यूज इज मेड अप ऑफ एलॉय ऑफ मेटल, एग्जांपल एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन। ये क्या करता है, फ्यूज वायर अगर जल गया तो हमारा सर्किट क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है और करंट आगे फ्लो नहीं होता है। फ्यूज क्यों लगाया जाता है, अगर बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो गया तो लाइन में आग भी लग सकती है, इसलिए हम बीच में फ्यूज लगाते हैं, ताकि अगर बहुत ज्यादा करंट फ्लो हो गया तो जल जाएगा और उसके बाद सर्किट ब्रेक होके करंट आगे फ्लो नहीं होगा। फिर हम आते हैं, तो फ्यूज का हमने आपको काम बता दिया। इसके बाद आते हैं हम, लेट अस कंसीडर एन एप्लीकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन विच कंज्यूम 1 किलोवाट इलेक्ट्रिक पावर एट 220 वोल्ट। तो ये क्या पूछ रहा है कि करंट कितना वो यूज करेगा, P इक्वल्स टू वी आई हम लगाएंगे, I इक्वल्स टू P अपॉन V लगाएंगे। तो 1 किलोवाट अपॉन 220 रखेंगे, 1 किलोवाट कितना होता है 1000 वाट अपॉन 220 वोल्ट, तो ये आ जाएगा I इक्वल टू 4.54 एम्पियर, यानी कि करंट कितना होगा 4.54 एम्पियर। तो हम फ्यूज कितने का लगाएंगे 5 एम्पियर का, यानी 5 एम्पियर से ऊपर का करंट अगर फ्लो होगा तो फ्यूज वायर जल जाएगा और सर्किट ब्रेक हो जाएगा। इसके बाद हम आते हैं, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक पावर के और फॉर्मूले इन्होंने दिए हैं, हमें पता था इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, आई स्क्वायर आर, फिर हम इन्होंने आई की वैल्यू वी अपॉन आर रखी तो पी आ गया वी स्क्वायर अपॉन आर। तो तीन फॉर्मूले हमारे पास आ गए, पी इक्वल्स टू वी आई, पी इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, पी इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर। जैसे जैसे क्वेश्चन में जिसकी जरूरत पड़ेगी हम वैसे वैसे उसे यूज करेंगे। और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, पावर की वाट होती है। और फिर से 1 वाट को हम कैसे डिफाइन करेंगे, as defined as the consumed by device when 1 ampere of current passes through its potential difference of 1 volt, यानी इसको हम डिफाइन करेंगे कि जब 1 एम्पियर ऑफ करंट पास होगा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो उस टाइम पे 1 वोल्ट हो किसी कंडक्टर से, तो वो होगा 1 वाट। तो ये था पावर। अब हम आते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे। अब पावर क्या था, एनर्जी पर यूनिट टाइम, और एनर्जी क्या होगा, पावर इनटू टाइम। तो यहाँ पे ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होगा, वॉट, सेकंड और जूल। तो कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है किलोवाट आवर और 1 यूनिट। तो E इक्वल्स टू पी इंटू टी होता है, तो किलोवाट आवर होगा 1 किलोवाट इंटू आवर, और 1 किलोवाट में होता है 1000 वाट इंटू 3600 सेकेंड। एक आवर में कितने सेकंड होते हैं 3600 सेकेंड। तो 36 इंटू 10 टू द पावर 5 हमने कर दिया वाट सेकंड। इसके बाद 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल, यानी 1 किलोवाट आवर में कितना होगा 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल होंगे। और 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं 746 वाट होते हैं। ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं, इनको आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें भी हम न्यूमेरिकल्स की वीडियो अलग से लाएंगे, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया होगा ये वाले भी। ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना भी हम उसी वीडियो में सीखेंगे, न्यूमेरिकल वाली वीडियो में। ये थ्योरी वीडियो थी। तो
इलेक्ट्रिसिटी होती है यहीं पे खत्म। चैप्टर नंबर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो पिछले चैप्टर में हमने देखा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी, वो सब हम पूरा कर चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसका क्या मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है हैंस क्रिश्चियन ऑस्टवर्ड। तो ये साइंटिस्ट थे कब से कब तक, 1777 से 1851 तक। Ostwald shows that electricity and magnetism are related to each other. His research later used in radio, television, etc. तो ऑस्टवर्ड ने क्या शो किया कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड हैं। और उसकी जो रिसर्च थी वो कहाँ यूज हुई, रेडियो टेलीविजन में यूज हुई। द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज नेम ऑस्टवर्ड इन हिज ऑनर। यानी जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी जो यूनिट है वो क्या है, ऑस्टवर्ड है उसके ऑनर में। हमारे पास आता है ऑस्टवर्ड एक्सपेरिमेंट। तो उन्होंने क्या किया था, एक एक्सपेरिमेंट किया था। क्या एक्सपेरिमेंट था हम देखते हैं। ऑन पासिंग द करंट थ्रू कॉपर वायर XY इन द सर्किट द कंपास नीडल विच इज प्लेस्ड नियर द कंडक्टर गेट डिफ्लेक्टेड। उन्होंने क्या किया, जो कॉपर वायर था उसके अंदर क्या किया, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो किया और उसके पास क्या रखी, एक कंपास रखी। कंपास रखा तो क्या हुआ, उसमें क्या आया, डिफ्लेक्शन आया, यानी उसकी जो सुई है वो हिलने लगी। उसके बाद इफ वी रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट द कंपास नीडल डिफ्लेक्ट इन रिवर्स डायरेक्शन। यानी अब क्या किया, करंट डायरेक्शन अपोजिट कर दी, जो पहले बह रहा था उसके उल्टा हमने करंट की डायरेक्शन कर दी। तो नीडल की डायरेक्शन में क्या हो गई, उसके उल्टे वो डिफ्लेक्ट करने लग गई। इफ वी स्टॉप द फ्लो ऑफ करंट द नीडल कम्स टू रेस्ट। यानी अगर हमने करंट क्या किया, फ्लो कराना बंद कर दिया, तो नीडल भी क्या हो गई, डिफ्लेक्शन करना बंद हो गई। तो ये उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। हेंस इट कंक्लूड दैट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर लिंक्ड टू ईच अदर। इससे क्या कंक्लूड हुआ, इससे ये कंक्लूड हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड हैं। इट शोज दैट व्हेनेवर द करंट विल फ्लो थ्रू द कंडक्टर देन मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट विल डेवलप। यानी जो कंडक्टर के अंदर अगर करंट फ्लो होगा तो उसके अंदर क्या बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी उसके अराउंड में। अब हम आते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड होती क्या है। इट इज द रीजन सराउंडिंग अ मैग्नेट इन विच फोर्स ऑफ मैग्नेट कैन बी डिटेक्टेड। ये क्या है, एक रीजन है किसका, जो सराउंडिंग एक मैग्नेट को सराउंड करता है। इससे हम क्या डिटेक्ट करते हैं, फोर्स ऑफ मैग्नेट डिटेक्ट करते हैं। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी हैविंग बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, मैग्नेटिक फील्ड है वेक्टर क्वांटिटी जिसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं। उसके बाद है compass needle. It is a small bar magnet whose north end is pointing towards north pole and south ending towards the south pole. यानी ये स्मॉल क्या होता है, बार मैग्नेट होता है जिसमें नॉर्थ एंड कहाँ को पॉइंट करता है, नॉर्थ पोल की तरफ पॉइंट करता है, और साउथ एंड कहाँ की तरफ पॉइंट करता है, साउथ पोल की तरफ पॉइंट करता है। अब हम आते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। When a bar magnet is placed on a cardboard and iron flings are sprinkled, they will arrange themselves in a pattern as shown below. यानी जब हमने बार मैग्नेट को रखा और उसके ऊपर क्या किया, हमने आयरन फिलिंग्स यानी जो कीलें होती हैं वो डाली, तो अपने आप किसमें, एक पैटर्न में उन्होंने अरेंज कर दिया, जो पैटर्न इन्होंने नीचे दिया है। तो ऐसे उन्होंने पैटर्न में अपने आप को अरेंज कर दिया। द लाइन्स अलॉन्ग विच द आयरन फिलिंग अलाइन देमसेल्फ रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। यानी जिसके अलॉन्ग में आयरन फिलिंग्स अपने आप को, तो उसी अलॉन्ग में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आई। Hence magnetic field line is a pathway along which hypothetical free north pole tend to move towards south pole. यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है, एक पाथवे है हाइपोथेटिकल जिसमें क्या फ्री नॉर्थ पोल किसकी तरफ टेंड कर रहा है, साउथ पोल की तरफ टेंड कर रहा है। अब हम आते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पे। फर्स्ट, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन आउटसाइड द मैग्नेट इज ऑलवेज फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल ऑफ बार मैग्नेट। यानी जो डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड की कहाँ से कहाँ होती है, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल होती है, आउटसाइड द बार मैग्नेट के बाहर, एंड इंडिकेट बाय एरो। किससे इंडिकेट करते हैं, एरो। इनसाइड द मैग्नेटिक द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। यानी मैग्नेट के अंदर कहाँ से कहाँ होती है, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होती है। 10 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व। यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसा फॉर्म करती है, क्लोज्ड कर्व फॉर्म करती है। अब हम आते हैं सेकंड पॉइंट है, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज एक्सप्रेस्ड बाय क्लोजनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्लोजर द लाइंस मोर विल बी स्ट्रेंथ एंड फार्दर द लाइंस लेस विल बी द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। यानी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ अगर किससे दिखाते हैं हम, स्ट्रेंथ दिखाते हैं हम कि कितने क्लोज हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन। यानी अगर बहुत ज्यादा क्लोज आई तो स्ट्रेंथ क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी, और अगर दूर हुई तो स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी। फिर हम आते हैं थर्ड पॉइंट, नो टू फील्ड लाइंस विल इंटरसेक्ट ईच अदर। कभी भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस
एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। इफ दे इंटरसेक्ट देन एट अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन द कंपास नीडल विल शो टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विच इज नॉट पॉसिबल। यानी अगर इंटरसेक्ट करते हैं तो कंपास नीडल क्या करेगी, दो अलग अलग डायरेक्शन दिखाएगी एक पॉइंट पे, जो कि पॉसिबल नहीं है, इसलिए कभी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। अब हम आते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी मैग्नेटिक फील्ड किससे, करंट कैरिंग कंडक्टर से। तो यहाँ पे इन्होंने डायग्राम दिया है, इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। The above electric circuit in which copper is placed parallel to compass needle shows the deflection in needle gets reversed when direction of current is reversed, hence electric and magnetism are related to each other। यानी इसमें भी वही चीज है कि जो करंट है उससे क्या आ रहा है, डिफ्लेक्शन आ रहा है किसमें, कंपास नीडल में, और जब हम रिवर्स करें करंट की डायरेक्शन तो डिफ्लेक्शन भी रिवर्स हो रहा है। अब हम आते हैं राइट हैंड थंब रूल पे कि राइट हैंड थंब रूल क्या होता है। इट इज कन्वीनियंट वे ऑफ फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद करंट कैरिंग कंडक्टर। ये क्या है, वे है किस चीज का, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालने का करंट कैरिंग कंडक्टर में। होल्ड द स्ट्रेट वायर करंट कैरिंग इन योर राइट हैंड सच दैट थंब पॉइंट टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड देन योर फोल्डेड फिंगर अराउंड द कंडक्टर विल शो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यानी जिस डायरेक्शन में कंडक्टर होगा उस डायरेक्शन में क्या रखना है, थंब रखना है, और हमें क्या करनी है, जो हमारी उंगलियां इनको फोल्ड करनी है, तो हमें क्या मिल जाएगी, जो ये फोल्ड हो रहा है ये मिल जाएगी हमें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये किसकी डायरेक्शन, ये है कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मैक्सवेल क्रॉक स्क्रू रूल। इसको हम क्या कहते हैं, मैक्सवेल क्रॉक स्क्रू रूल। यानी कि जैसे 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 करंट की डायरेक्शन होगी वैसे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बन जाएगी। अब हम आते हैं 9th पे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर। यानी जो स्ट्रेट कंडक्टर होगा उससे क्या मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। डायरेक्शन ऑफ करंट कैसे है, अपवर्ड है, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास यहाँ पे आ चुकी है, कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज है। जब करंट की डायरेक्शन ऊपर थी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर की तरफ बन रही है, अंदर की तरफ बनने का मतलब ऐसा बन रही है, ऐसा बनने का मतलब एंटी क्लॉकवाइज बन रही है, और अगर नीचे होगी तो क्लॉकवाइज बनेगा। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप। अब हम आते हैं सर्कुलर लूप पे, तो ऊपर और नीचे जब डायरेक्शन होगी तब तो सेम रहेगा, लेकिन जब हमारे पास एंड पॉइंट यानी जो नीचे और ऊपर का पॉइंट होगा उसमें चेंज होगा। एवरी पॉइंट ऑन वायर कैरिंग करंट गिव राइज टू मैग्नेटिक फील्ड। जो हर एक पॉइंट है वायर पे वो क्या दे रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को राइज कर रहा है। अपीयरिंग एज अ स्ट्रेट लाइन एट द सेंटर ऑफ लूप। कैसे अपीयर हो रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, सेंटर ऑफ लूप में स्ट्रेट लाइन अपीयर हो रही है। By applying right hand thumb rule, we can find direction of magnetic field at every section of wire। यानी thumb rule लगा के हम हर एक section of wire पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। अब हमारे पास आता है अगला सोलेनॉइड, कि सोलेनॉइड क्या होता है। A coil of many circular turns of insulated copper wire wrapped closely in shape of cylinder is called solenoid। यानी सोलेनॉइड क्या होता है, हमारे पास इंसुलेटेड कॉपर वायर लेंगे, उसको हम रैप करेंगे किसी कंडक्टर के अराउंड, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, सोलेनॉइड बन जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन सोलेनॉइड, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड में कैसे बनेगी वो हम देखते हैं। यूजिंग राइट हैंड थंब रूल वी कैन ड्रॉ पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड करंट कैरिंग सोलेनॉइड। यानी राइट हैंड थंब रूल से हम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। वन एंड ऑफ सोलेनॉइड बिहेव एज अ मैग्नेटिक नॉर्थ पोल व्हाइल अदर बिहेव एज अ साउथ पोल। यानी एक क्या करेगा, ऐसे नॉर्थ पोल बिहेव करेगा, एक करेगा एज अ साउथ पोल। द फील्ड लाइंस इनसाइड द सोलेनॉइड आर इन फॉर्म ऑफ पैरेलल स्ट्रेट लाइंस दैट इंप्लाइज दैट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड इज सेम एट ऑल पॉइंट। यानी सोलेनॉइड में क्या होता है, हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म होती है, अंदर फील्ड इज यूनिफॉर्म। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी होती है, तो सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म होती हैं। अब हम आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट पे। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, strong magnetic field inside solenoid can be used to magnetize a magnetic material, for example soft iron, when it is placed inside the coil the magnet so formed is called electromagnet। यानी जब हम आयरन को कॉपर के अंदर रखेंगे उसमें करंट पास करेंगे तो क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइज हो जाएगा। मैग्नेटाइज यानी उसमें मैग्नेट वाली प्रॉपर्टीज आएंगी, तो जो मैग्नेट हमें मिलेगा उसी को हम क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट कह रहे हैं। अब हम आते हैं फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। यानी करंट कैरिंग कंडक्टर पे क्या फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फील्ड में। एंड्रू मैरी एम्पियर सजेस्टेड दैट द मैग्नेट आल्सो एक्सर्ट एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। यानी मैग्नेट क्या लगाता है, करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स लगाता है। तो यहाँ पे इसका डायग्राम भी दिया है।
we will observe that one rod will displace, the rod will experience a force when it is placed in magnetic field in a perpendicular direction to its length. यानी इस पे कैसा फोर्स लगेगा, परपेंडिकुलर, इसकी जो लेंथ है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक फोर्स दिए हैं। पहला, द डायरेक्शन ऑफ एक्सर्ट फोर्स विल बी रिवर्स इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू द कंडक्टर रिवर्स, यानी फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी जब हम करंट की डायरेक्शन भी उल्टी कर देंगे। अगला है, if we change the direction of field by interchanging two poles of magnet, again the direction of exert force will change। अगर हमने फिर से poles of magnet अगर उल्टे कर दिए, जैसे नॉर्थ साउथ था पहले, अब जहाँ पे नॉर्थ है वहाँ पे साउथ कर दिया, और जहाँ पे साउथ था वहाँ पे नॉर्थ कर दिया, तो फोर्स की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। therefore डायरेक्शन ऑफ exerted force depend upon, इसलिए जो फोर्स होगा उसकी किस किस चीज पे डायरेक्शन डिपेंड करेगी, पहला डायरेक्शन ऑफ करंट पे डिपेंड करेगी, दूसरा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो मैग्नेट से आ रही होगी। अब हमारे पास आता है लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो लेफ्ट हैंड रूल में क्या था कि हमारे पास जो थंब है वो किस चीज को दिखाएगा, फोर्स को दिखाएगा। उसके बाद जो फोर फिंगर है वो फील्ड को दिखाएगी, जो मिडिल फिंगर है वो करंट को दिखाएगी। यानी ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है। हमारे पास ये क्या दिखा रहा है, फोर्स को दिखा रहा है, ये किसको दिखा रहा है, ये फील्ड को दिखा रहा है, और ये करंट को दिखा रहा है। यानी जब हमारे पास फील्ड आगे के लिए होगी, करंट इस डायरेक्शन में होगा, तो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। अभी हम उल्टा कर देते हैं, तो जब फील्ड स्ट्रेट होगी, करंट इस डायरेक्शन में होगा, तो फोर्स कैसे लगेगा, नीचे के लिए लगेगा। यही था फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, स्ट्रेच द थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर ऑफ योर लेफ्ट हैंड such that they are mutually perpendicular to each other। ये कैसे होनी चाहिए, mutually perpendicular। if four finger represent direction of magnetic field and middle finger represent direction of current, then thumb will point in the direction of motion or force acting on the conductor। यानी ये फोर्स को दिखाएगा हमारा थंब। फंक्शनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर इज बेस्ड ऑन दिस रूल। जो इलेक्ट्रिक मोटर काम करती है उसी रूल पे काम करती है। इट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, यानी जो इलेक्ट्रिक मोटर होती है क्या करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपके इस बार सिलेबस में नहीं है, तो इसको हम नहीं पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिकल जनरेटर भी नहीं है। अब हम सीधा आते हैं एडवांटेज ऑफ अल्टरनेटिंग करंट ओवर डायरेक्ट करंट, कि अल्टरनेटिंग करंट के डायरेक्ट करंट के ऊपर क्या एडवांटेजेस हैं। पहला, इलेक्ट्रिक पावर कैन बी ट्रांसमिटेड टू लॉन्गर डिस्टेंस विदाउट मच लॉस ऑफ एनर्जी। अल्टरनेट करंट क्या है, दूर तक जा सकता है विदाउट मच लॉस ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी का बिना लॉस किए हुए। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ ट्रांसमिशन इज लो, इसलिए जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसमिशन आएगी वो क्या आएगी, लो आएगी। इन इंडिया द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इज 50 हर्ट्ज, इट मींस आफ्टर एवरी 1/100 सेकंड इट चेंजेस इट्स डायरेक्शन। यानी जो इंडिया में है फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज है। यानी हर एक सेकंड में कितनी बार जो बल्ब है वो जल रहा है बुझ रहा है, जल रहा है बुझ रहा है, तो वो 1/100 सेकंड में इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अब हम आते हैं डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में। इन अवर होम्स द इलेक्ट्रिक पावर सप्लाइड इज ऑफ पोटेंशियल V इक्वल्स टू 220 वोल्ट। जो हमारे घर में पोटेंशियल डिफरेंस आता है कितने का आता है, 220 वोल्ट का आता है। एंड फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, और फ्रीक्वेंसी आती है 50 हर्ट्ज की। इट कंसिस्ट ऑफ 3 वायर्स, इसमें क्या होते हैं, 3 वायर होते हैं। पहला, वायर विद रेड इंसुलेशन कवर, वायर किसके साथ, रेड इंसुलेशन के साथ, तो इसको क्या बोलते हैं, लीव वायर और पॉजिटिव वायर। लीव वायर इज एट हायर पोटेंशियल ऑफ 220 वोल्ट। जो लीव वायर होता है उसमें कितना पोटेंशियल होता है, 220 वोल्ट। दूसरा, वायर विद ब्लैक इंसुलेशन, जो ब्लैक इंसुलेशन का वायर होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल वायर होता है या नेगेटिव वायर होता है। न्यूट्रल वायर इज एट 0 पोटेंशियल, न्यूट्रल वायर में कितना पोटेंशियल होता है, 0 पोटेंशियल। थर्ड, वायर विद ग्रीन इंसुलेशन, जो ग्रीन इंसुलेशन का वायर होता है उसे क्या बोलते हैं, अर्थ वायर। इट इज कनेक्टेड टू कॉपर प्लेट डीप इन द अर्थ नियर हाउस। यानी ये किससे कनेक्टेड होता है, जो कॉपर की प्लेट होती है हमारे घरों के नीचे बहुत डीप होती है, उससे कनेक्टेड होता है अर्थ वायर। द मेटाबॉलिक बॉडी ऑफ अप्लायंसेस इज कनेक्टेड विद अर्थ वायर एज ए सेफ्टी मेजर। इसको क्यों लगाया जाता है कि कुछ जो हमारे पास इलेक्ट्रिक हीटर वगैरह उनमें लगाया जाता है, या जो भी हमारे पास अप्लायंसेस होते हैं उनमें लगाया जाता है, ताकि अगर कभी भी उनसे करंट लीकेज हो तो अर्थ में चला जाए। यहाँ पे इसका फंक्शन भी लिखा है, अर्थ वायर प्रोवाइड अ लो रेजिस्टेंस टू करंट, हेंस एनी लीकेज ऑफ करंट टू मेटालिक बॉडी ऑफ एप्लायंस कीप इट पोटेंशियल इक्वल टू दैट ऑफ अर्थ। दैट मीन्स 0 पोटेंशियल एंड यूजर इज सेव्ड फ्रॉम सीवियर इलेक्ट्रिक शॉक। इससे क्या होगा कि सारा करंट अर्थ में चला जाएगा और हमें करंट नहीं लगेगा अगर करंट लीक हो रहा होगा उस अप्लायंसेस से। तो यही इसका फंक्शन था। और यहाँ पे ये वायरिंग भी दी गई है,
सबसे पहले अर्थ वायर है, अर्थ वायर कनेक्टेड है जितने भी अप्लायंसेज हैं, फिर लिव वायर, न्यूट्रल वायर हैं, वो जा रहे हैं इलेक्ट्रिकल मीटर पे, मीटर से फिर कहाँ जा रहे हैं, मीटर से फिर जा रहे हैं हमारे घर के अंदर, और अलग अलग अप्लायंसेज में वो काम कर रहे हैं। इसके बाद है पॉइंट टू बी नोटेड इन डोमेस्टिक सर्किट, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं। पहला, ईच अप्लायंसेज हैज सेपरेट स्विच ऑफ ऑन, यानी जो भी अप्लायंसेज हम यूज करें उसमें सेपरेट स्विच हो ऑन ऑफ करने का। सेकंड, in order to provide equal potential difference to each appliances, they should be connected parallel to each other so that they can be operated at any time। इसका मतलब क्या है कि उन सबको एक ही पोटेंशियल डिफरेंस पे ये करना है, ऑपरेट करना है। उन सबको क्या लगाएंगे, पैरेलल में लगाएंगे, और उनका करंट भी अलग अलग होगा, क्योंकि पैरेलल में करंट क्या होता है, अलग अलग, हमने इलेक्ट्रिसिटी में देखा था। थर्ड है, वी हैव टू इलेक्ट्रिक सर्किट इन आवर होम, हमारे पास 2 इलेक्ट्रिक सर्किट होते हैं होम में। वन कंसिस्ट ऑफ करंट ऑफ 15 एम्पियर फॉर high power appliances, other circuit consist of current of 5 ampere for low power appliances। यानी एक में क्या होता है, 15 एम्पियर का करंट होता है जो हाई पावर अप्लायंसेज यानी जिनको हाई पावर चाहिए होती है, और अगले दूसरे वाले में 5 एम्पियर का जिसमें लो पावर चाहिए होती होगी। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक सर्किट थे। अब हम आते हैं शॉर्ट सर्किटिंग की। शॉर्ट सर्किटिंग क्या होता है, ड्यू टू फॉल्ट इन अप्लायंसेज और डैमेज इन इंसुलेशन ऑफ 2 वायर्स, द सर्किट विल offer zero negligible resistance to flow of current, due to low resistance large amount of current will flow। यानी कि जब कुछ अप्लायंसेज में फॉल्ट या डैमेज आ गया तो क्या होगा, उसमें हाई करंट यानी वो रेजिस्टेंस क्या करेगा, लो रेजिस्टेंस उसमें ऑफर करेगा और हाई करंट फ्लो होगा। उससे क्या होगा, उससे कि हमारे पास शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। फिर हमारे पास है अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या कहता है, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर, यानी करंट बढ़ेगा तो हीट भी बढ़ेगी। हीट इज प्रोड्यूस्ड इन लिव वायर एंड प्रोड्यूस स्पार्क, यानी हीट किसमें प्रोड्यूस हो गई, लिव वायर में, उससे क्या प्रोड्यूस हो गया, स्पार्क प्रोड्यूस हो गया। डैमेजिंग द डिवाइस एंड वायरिंग, उससे क्या होगा, डिवाइस भी डैमेज होगा और वायर भी डैमेज होगा। इसके बाद हम आते हैं ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग क्या होता है, ओवरलोडिंग कैन बी कॉज्ड बाय कनेक्टिंग टू मेनी अप्लायंसेस टू अ सिंगल सॉकेट। किससे हो सकता है कि हमने बहुत सारे अप्लायंसेस एक ही सॉकेट में लगा दिए। सेकंड, accidentally lies in supply voltage if total current drawn by appliances at a particular time exceed the bearing capacity of that wire, it will get heat up, this is known as overloading। यानी बहुत ज्यादा वोल्टेज क्या हो गया, बढ़ गया, उससे क्या होगा, बहुत ज्यादा करंट ड्रॉ होगा। करंट ड्रॉ होगा तो उसमें जो वायर्स हैं वो हीट हो जाएंगे, और वायर हीट हो जाएंगे, इसी को हम क्या कह रहे हैं, ओवरलोडिंग कह रहे हैं। अब हम आते हैं फ्यूज पे। A safety device can prevent the circuit from overloading and short circuiting। यानी फ्यूज क्या है, एक सेफ्टी डिवाइस है जो किससे प्रिवेंट करता है, ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किटिंग से हमें प्रिवेंट करता है। हमने कल भी देखा था इलेक्ट्रिसिटी में कि फ्यूज क्या होता है, जब ओवरलोड हो जाता है तो फ्यूज वायर जल जाता है और सर्किट ब्रेक हो जाता है, यानी करंट फिर आगे फ्लो नहीं होगा। यहीं पे हमारा चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है खत्म। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।